उस रात आसमान जल रहा था। टोक्यो के ऊपर दूर कहीं एक धधकता हुआ बिंदु गिरा, जैसे किसी ने तारों की कतार से एक तारा तोड़कर फेंक दिया हो। लोग भाग रहे थे, सायरन बज रहे थे, और जलते हुए धातु के मलबे के बीच एक अफवाह फैल चुकी थी। वो वाला विमान, उसमें सुभाष चंद्र बोस थे, आजाद हिंद के नेताजी, जिंदा या मरे। किसी को नहीं पता था कि उसी क्षण से एक और कहानी शुरू हो रही है, उसकी मौत की नहीं, उसकी पूरी जिंदगी की खोज की कहानी। और इस कहानी को समझे बिना हम ये भी नहीं समझ सकते कि आजाद भारत का सपना इतना आग भरा क्यों था। लेकिन ये आग अचानक नहीं भड़की। उसकी शुरुआत हुई थी एक बेहद शांत जगह से, उड़ीसा के कटक के एक घर में, जहां एक नवजात बच्चे ने पहली बार रोते हुए आंखें खोलीं और उसके पिता ने धीरे से नाम रखा, सुभाष। उन्हें क्या पता था कि एक दिन यही बच्चा अपने नाम के साथ नेताजी जोड़ देगा और एक साम्राज्य की नींद उड़ा देगा। कटक की सुबहें कोमल थीं, धूप धीरे धीरे पुराने मकानों की टेढ़ी मेढ़ी दीवारों पर फिसलती, और अंगने में तुलसी के पास धूप सेंकती बूढ़ी औरतें धीरे बातें किया करतीं। लेकिन बोस परिवार के घर के अंदर हमेशा एक अलग तरह की बेचैनी रहती, अनुशासन की, महत्वाकांक्षा की। सुभाष के पिता जानकीनाथ बोस अंग्रेजों के समय के एक सफल वकील थे। घर में किताबें थीं, कानून था, लंबे चोगों और काले कोटों की एक दुनिया थी जिसमें सफलता का मतलब साफ था, अंग्रेज सरकार की नज़र में भरोसेमंद बनना और अपने परिवार को ऊंचा उठाना। माँ प्रभावती देवी इसके बिल्कुल उलट, भीतर से कोमल, आध्यात्मिक और गहरी देशभक्ति से भरी हुई थीं। दिन की शुरुआत आरती से, भजन से और भारत माँ की बातें सुनाते हुए कहानियों से होती। यहीं से पहला बड़ा विरोधाभास शुरू हुआ। एक ही घर, दो रास्ते। एक रास्ता कहता, पढ़ लिख कर ऊंचा बनो, अंग्रेजों के लिए काम करो, नाम कमाओ। दूसरा रास्ता फुसफुसाता, यह देश तुम्हारा है और वो लोग जो तुम पर राज कर रहे हैं तुम्हारे मालिक नहीं हैं। बचपन का सुभाष अभी स्कूल जाने लायक भी नहीं हुआ और उसके भीतर दो आवाजें लड़ना शुरू कर चुकी थीं। घर में बच्चों की कमी नहीं थी। सुबह 13 भाई बहनों में से एक था। भीड़ भाड़ वाला, शोरगुल से भरा, हंसता खेलता घर। लेकिन इस शोर में भी सुभाष अलग दिखता। कभी वो छत पर एला बैठा बादलों को देखता, कभी घर के एक कोने में बैठकर किताब में खो जाता। जब बाकी बच्चे खेलते, दौड़ते, शरारत करते, वो अचानक किसी एक सवाल में उलझ जाता। क्यों हमारे शहर की सड़कों पर अंग्रेज अफसर घोड़े पर चलते हैं और हमारे लोग पांव में जूते भी नहीं पहन पाते? ये सवाल उसकी उम्र से बड़े थे, लेकिन उसके मन में जगह बना रहे थे। कटक से बाहर की दुनिया, उस समय का पूरा भारत एक अजीब सी नींद में था। ब्रिटिश साम्राज्य की चमक दमक, लॉर्ड, कमिश्नर, कलेक्टर, अदालतें, यूनियन जैक, और दूसरी तरफ भूखे किसान, करों से दबा मध्यम वर्ग, धर्म और जाति में बंटा समाज। एक तरफ स्कूलों में गॉड सेव द किंग गाया जा रहा था, दूसरी तरफ मंदिरों में वंदे मातरम धीरे से, डरते डरते फुसफुसाया जाता। सुभाष इसी दोहरे भारत में आंखें खोल रहा था। उसका पहला बड़ा झटका तब लगा जब वह स्कूल पहुंचा। कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में, जहां ईसाई मिशनरियों की निगरानी थी और पढ़ाई के साथ साथ एक अदृश्य संदेश भी दिया जाता था, अंग्रेज श्रेष्ठ हैं और बाकी सब उनसे नीचे। स्कूल की दीवारों पर यूरोप के नक्शे, अंग्रेज जनरलों की तस्वीरें और इतिहास की किताबों में भारत का स्थान बस एक कॉलोनी, एक डोमिनियन, एक साम्राज्य का हिस्सा भर था। 8-9 साल का सुभाष जब ये पंक्तियां पढ़ता तो उसके भीतर कुछ गुस्सा सा उठता, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता था। एक दिन खेल के मैदान में ये गुस्सा फूट पड़ा। ब्रेक में कुछ अंग्रेज और एंग्लो इंडियन लड़के एक दुबले पतले भारतीय बच्चे को घेरकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। डार्क स्किन, नेटिव, वे हंस रहे थे। वह बच्चा रोने लगा और बाकी भारतीय बच्चे, जो जानते थे कि अगर उन्होंने आवाज उठाई तो सजा उन्हें ही मिलेगी, चुप रहे। लेकिन सुभाष आगे बढ़ा। उसके भीतर से एक अजीब ऊर्जा उठी। उसे छोड़ दो, ये शब्द उसके मुंह से खुद ब खुद निकल गए। अंग्रेज लड़कों ने मुड़कर उसे देखा। और अगर नहीं छोड़ेंगे तो क्या करोगे बोस?
उस पल सुभाष ने सोचा भी नहीं, उसने धक्का दिया, फिर एक और। कुछ ही सेकंड में बात धक्का मुक्की से मुक्कों तक पहुंच गई। छोटे कद का, दुबल, आपतला भारतीय लड़का उम्र में बड़े और ताकतवर अंग्रेज लड़कों से भिड़ गया था। नतीजा तय था, वो जमीन पर गिरा, उसके होंठ पर चोट आई, खून निकलने लगा। लेकिन उस दिन उसके भीतर कुछ टूट गया और कुछ बन भी गया। टूट गया डर, बन गया एक संकल्प। वो पहली बार महसूस कर चुका था कि अत्याचार सिर्फ किताबों में नहीं होते, खेल के मैदान में भी होते हैं, और अगर कोई खड़ा नहीं होगा तो ये हमेशा चलते रहेंगे। स्कू एल की प्रिंसिपल के कमरे में बुलाया गया। कड़क आवाज, सख्त चेहरा और सामने खड़ा घायल लेकिन सीना ताने हुआ सुभाष। तुमने मारपीट की, तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है। मैंने शुरू नहीं किया था मैडम, उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। उन्होंने उसे उसकी त्वचा के रंग पर चिढ़ाया था। प्रिंसिपल की आंखों में नाराजगी और असहायता मिला जुला भाव था। ये स्कूल में बर्दाश्त नहीं होगा, तुमको सजा मिलेगी। उसकी पीठ पर बेंत पड़ी, दर्द हुआ, सुध-बुध जाती रही, लेकिन हर चोट के साथ उसके भीतर कोई आवाज दोहराती रही, अगर तुम चुप रहोगे तो ये हमेशा ऐसे ही करेंगे। उस दिन के बाद स्कूल की किताबें सिर्फ पढ़ाई का माध्यम नहीं रहीं, वे एक युद्ध भूमि बन गईं। इतिहास की हर घटना जो ब्रिटिश सभ्यता की जीत की तरह पढ़ाई जाती, सुभाष के लिए अब सवाल बन जाती। क्लाइव ने प्लासी में विजय पाई, क्यों, किसके खिलाफ, किस कीमत पर? भारत में कानून व्यवस्था स्थापित की गई, किसके लिए? जहां किताबें ब्रिटिश शासन के फायदों की बात करतीं, सुभाष उनकी पंक्तियों के बीच छिपे जहर को महसूस करने लगा। यहीं स्कूल की इन्हीं गलियों में एक और चरित्र उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ, उसका पहला प्रतिद्वंद्वी। नाम अरविंद मिश्रा, एक तेज, महत्वाकांक्षी, बेहद होशियार छात्र, हर परीक्षा में अव्वल, हर शिक्षक का चहेता। अरविंद का परिवार भी उच्च शिक्षित और संपन्न था, लेकिन उसके पिता ने बचपन से ही एक बात उसके दिमाग में ठूंस दी थी, अंग्रेजों के साथ चलोगे तो आगे बढ़ोगे, उनसे लड़ोगे तो कुचल दिए जाओगे। अरविंद ने ये बात गांव बांध ली थी। क्लास में जब ब्रिटिश साम्राज्य की महानता पर निबंध लिखने को कहा जाता, तो अरविंद सबसे चमकदार निबंध लिखता, किस तरह अंग्रेजों ने भारत को आधुनिक बनाया। और जब वही विषय सुभाष को लिखना होता तो उसकी कलम रुक जाती। एक तरफ उसे अच्छे अंक चाहिए थे, दूसरा ई तरफ सच लिखने की तड़प जो भीतर से बेचैन करती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अदृश्य मुकाबला खड़ा हो गया, कौन सबसे होशियार, कौन सबसे आगे। लेकिन इस प्रतिस्पर्धा की दिशा अलग थी। अरविंद अंग्रेजों को खुश करके आगे बढ़ना चाहता था और सुभाष अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर सच्चाई देखना चाहता था। एक दिन इतिहास की क्लास में अध्यापक ने सवाल पूछा, भारत का भविष्य किस दिशा में है? क्लास में सन्नाटा। फिर अरविंद ने हाथ उठाया, सर, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारत एक आधुनिक शिक्षित राष्ट्र बन सकता है। हमें उनसे सीखना चाहिए, उनके साथ मिलकर चलना चाहिए। अध्यापक संतुष्ट होकर मुस्कुराए। बहुत अच्छा अरविंद। फिर अचानक सुभाष की आवाज आई, लेकिन सर, अगर कोई किसी दूसरे देश पर राज करे, उसे उसके अपने घर में ही छोटा महसूस कराए, तो क्या उसे माता पिता कहेंगे या शासक? क्लास में खुसर पुसर शुरू हो गई। अध्यापक का चेहरा तन गया। तुम कहना क्या चाहते हो बोस? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, सुभाष ने धीमे लेकिन तेजी से कहा, कि कोई कितना भी सभ्य क्यों न हो, अगर वो हम पर राज कर रहा है, हमारे फैसले हमसे छीन रहा है, तो वो हमारा हितैषी नहीं हो सकता। इतिहास की क्लास अचानक बहस में बदल गई और वहीं से अरविंद और सुभाष के बीच का बौद्धिक युद्ध शुरू हुआ। एक चाहता था अंग्रेज उन्हें अपना मुंह बोला बेटा कहें, दूसरा चाहता था कि एक दिन अंग्रेज उन्हें अपना सबसे बड़ा सिरदर्द कहें। बचपन से निकलकर जब सुभाष किशोरावस्था में पहुंचा तो उसकी दुनिया और चौड़ी हो गई। कटक के बाद अब कोलकाता, तब का कलकत्ता बुला रहा था, भारत की बौद्धिक राजधानी। स्कॉटिश चर्च कॉलेज और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज जैसे संस्थान, जहां पर किताबों से ज्यादा विचारों का तूफान चलता था। यहाँ किताबें सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं थीं, हथियार थीं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद,
रविंद्रनाथ टैगोर और साथ ही यूरोपीय दार्शनिक रूसो, नीत्शे, मिल, स्पेंगलर। हर किताब, हर विचार सुभाष के भीतर एक और आग जगा रहा था। कलकत्ता की सड़कों पर वह पहली बार असली राजनीतिक उबाल से रूबरू हुआ। प्रिंटिंग प्रेस से निकलती पर्चियां, गुप्त बैठकें कॉफी हाउस में, गर्मागर्म बहसें, कॉलेज के गेट पर पुलिस की निगरानी, ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। यहाँ वह सिर्फ स्टूडेंट बॉस नहीं था, वह उस पीढ़ी का हिस्सा था जो भारत से डर निकालकर सवाल पूछने की हिम्मत करती थी। इसी समय उसकी जिंदगी में एक और मोड़ आया। स्वामी विवेकानंद के विचार, रामकृष्ण मिशन के आश्रम की शांति और विकट प्रश्न, तुम इस देश के लिए क्या करोगे? एंड सम कॉन्स्टेंडेंस द नए विवेकानंद की पंक्ति, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, उसके लिए महज प्रेरक वाक्य नहीं, एक आदेश बन गई। वो रातों को सो न पाता। एक तरफ पिता की इच्छा, विदेश में पढ़ाई, इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी, शाही वेतन, इज्जत। दूसरी तरफ भीतर की बेचैनी, क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ आराम है? मंच पर एक और पात्र धीरे धीरे आकार ले रहा था, समय। हाँ, समय अब उसका दुश्मन बनने वाला था, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ठोस, बहुत सख्त समय सीमा रख दी गई। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा की उम्र, अगर वह इस उम्र तक पास कर लेता तो आगे का रास्ता खुला, अगर चूक गया तो मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। पर सवाल यह था, क्या वह उस रास्ते पर चलना चाहता भी था? परिवार, रिश्तेदार, समाज, सबकी उम्मीदें उस पर टिक गईं। सुभाष विदेश जाएगा, इंग्लैंड में पढ़ेगा, आईसीएस बनेगा और बोस परिवार का नाम रोशन करेगा। कटक की गलियों में, रिश्तेदारों के बीच, उसकी माँ की आंखों में गर्व और चिंता दोनों एक साथ दिखते। एक ओर वह बेटे के सफल भविष्य यह का सपना देखती, दूसरी ओर उसके भीतर की तूफानी बेचैनी देखकर डरती भी थी। ये लड़का चैन से बैठता ही नहीं, कहीं ये अपने ही हाथों से सब कुछ न जला डाले। कोलकाता में कॉलेज के दिनों में एक घटना ने इस बेचैनी को दिशा दी। प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक अंग्रेज प्रोफेसर ऑटन भारतीय छात्रों के साथ लगातार अपमानजनक व्यवहार करता था। एक दिन उसने पूरी क्लास के सामने भारतीयों को कावर्ड कहा और उनकी संस्कृति का मजाक उड़ाया। क्लास में सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन सुभाष के अंदर ज्वालामुखी फूट पड़ा। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज परिसर में उस प्रोफेसर पर छात्रों ने हमला कर दिया। घटना में सीधे सीधे सुभाष का नाम नहीं आया, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन उसे मास्टरमाइंड मानत आ था। परिणाम, प्रेसिडेंसी कॉलेज से निष्कासन। ये निष्कासन दिखने में सजा था, पर वास्तव में एक मोड़ था। अब वह समझ चुका था, सिर्फ क्लासरूम में सवाल पूछने से कुछ नहीं होगा। सवाल को सड़क पर, राजनीति में, आंदोलन में बदलना होगा। उसी समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में उसके सामने एक और नाम बार बार आने लगा, महात्मा गांधी। दूर कहीं देश के दूसरे हिस्सों में एक दुबला पतला आदमी चरखा काटते हुए साम्र आज्ञा को चुनौती दे रहा था। सत्याग्रह, असहयोग, अहिंसा, ये शब्द अब उसके कानों में पड़ने लगे। वह उन्हें पढ़ता, समझता और मन ही मन सोचता, क्या सिर्फ अहिंसा से, सिर्फ प्रार्थनाओं से एक साम्राज्य को घुटनों पर लाया जा सकता है? ये सवाल अभी खुला था, जवाब बाद में आएगा। लेकिन एक व्यक्ति जो उन दिनों उसके बिल्कुल करीब था, इस उभरती सोच से असहमत था, अरविंद। हाँ, वही स्कूल वाला अरविंद, जो अब कलकत्ता में ही एक अंग्रेजी लॉ कॉलेज में पढ़ रहा था। दोनों पुराने दोस्त, पुराने प्रतिद्वंद्वी, फिर एक बार एक ही शहर में थे, लेकिन अब उनकी राहें और भी अलग हो चुकी थीं। एक शाम कॉलेज स्ट्रीट की एक चाय की दुकान पर दोनों आमने सामने बैठे थे। सड़क पर भीड़, पास में किताबों की दुकानों का शोर और बीच में दो युवा, जिनके बीच सिर्फ बहस नहीं, दो अलग अलग भविष्यों की टक्कर चल रही थी। सुभाष, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, अरविंद ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। आईसीएस की तैयारी करो, विदेश जाओ, काबिल बनो, सिस्टम के अंदर घुसकर बदलाव लाओ, बाहर से चिल्लाने से कुछ नहीं होता। सुभाष ने उसे गहराई से देखा। और अगर सिस्टम ही अन्याय पर बना हो तो? अगर वो तुम्हें ब्राउन साहब बनाकर अपने ही लोगों से दूर कर दे तो? अरविंद हंसा।
कम से कम ब्राउन साहब बनकर तुम जेल में सड़ने से बेहतर स्थिति में तो रहोगे। ये बात मजाक में कही गई थी, लेकिन आने वाले दिनों की एक ठंडी झलक भी थी। समय तेजी से भाग रहा था। आईसीएस की परीक्षा, विदेश जाने की तैयारियां, पिता की अपेक्षाएं, सब मिलकर एक काउंटडाउन की तरह टिक टिक कर रहे थे। आखिरकार परिवार की जिद के आगे उसने हाँ कर दी। वह इंग्लैंड जाएगा, कैम्ब्रिज में पढ़ेगा और इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा देगा। बाहर से देखा जाए तो ये सफलता की तरफ एक बड़ा कदम था, लेकिन उसके अंदर एक दूसरी घड़ी भी चल रही थी। अगर मैं इस रास्ते पर बहुत दूर निकल गया तो क्या वापस लौट पाऊंगा? इंग्लैंड की ओर रवाना होता जहाज कलकत्ता की बंदरगाह पर धीरे धीरे दूर जा रहा था। डेक पर खड़ा सुभाष पीछे छूटते शहर को देख रहा था। काले धुएं की लकीर, नीला समंदर और दूर दूर तक सिर्फ पानी। उसके हाथ में कुछ किताबें थीं, विवेकानंद, गीता और यूरोपीय दार्शनिकों की रचनाएं। यहीं पर समंदर के बीच उसने अपने आप से एक वादा किया, मैं जाऊंगा, सीखूंगा, परीक्षा भी दूंगा। अगर पास हुआ तो भी खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। अगर ये रास्ता सही नहीं लगा तो इसे ठुकरा दूंगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। इंग्लैंड में कैम्ब्रिज की ठंडी गलियों में, लाइब्रेरी की शांति में और हॉस्टल के कमरों में देर रात तक जलती रोशनी के बीच सुभाष एक नए संसार में प्रवेश कर रहा था। यहाँ पहली बार वह साम्राज्य के दिल को देख रहा था, वो जगह जहां से भारत जैसे देशों की तकदीरें तय होती थीं। राजनीतिक बहसें, लेबर पार्टी, लिबरल, कंजर्वेटिव, आयरलैंड का संघर्ष, यूरोप में उठता फांसीवाद, दुनिया बदल रही थी और वो इस बदलाव के बीच भारत की जगह तलाश रहा था। आईसीएस की परीक्षा की तैयारी आसान नहीं थी। दिन रात पढ़ाई, विषयों का बोझ और दिमाग के किसी कोने में लगातार उठता सवाल, मैं जो कर रहा हूं ये किसके लिए है? अपने लिए या अपने देश के लिए? फिर भी उसने परीक्षा दी और जब नतीजे आए उसे पता चला वह पास हो गया है। उसे इंडियन सिविल सर्विस में जगह मिल गई है। एक भारतीय लड़का जो कभी कटक के मैदान में अंग्रेज लड़कों से भिड़ा था, अब खुद ब्रिटिश सिविल सर्वेंट बनने के कगार पर था। उस दिन कमरे में अकेला बैठा, लेटर हाथ में लेकर लंबे समय तक वह सिर्फ कागज को देखता रहा। बाहर कैम्ब्रिज की ठंडी हवा चल रही थी, अंदर उसके माथे पर पसीना था। पत्र में लिखा था, आपको इंडियन सिविल सर्विस में नियुक्ति के लिए चयनित किया गया है। दुनिया कहती ये जीत है, लेकिन उसके भीतर एक और आवाज कह रही थी, ये हार है। अगर तुमने इसे स्वीकार कर लिया। यहाँ इस शांत कमरे में उसकी जिंदगी का पहला बड़ा ट्विस्ट इंतजार कर रहा था। अब तक वो संघर्ष बाहर था, स्कूल, कॉलेज, ब्रिटिश प्रोफेसर, परिवार की उम्मीदें। अब संघर्ष सीधे उसके अंदर आकर खड़ा हो चुका था। दो सुभाष आमने सामने थे। एक पिता का आज्ञाकारी बेटा, परिवार की उम्मीद, समाज की नजरों में सफल। दूसरा वो युवक जिसने बचपन में खेल के मैदान में पत्थर और घूंसों की परवाह किए बिना अन्याय के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया था। समय सीमा बिल्कुल पास थी। आईसीएस का ऑफर स्वीकार करने के लिए जवाब भेजने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही थी। हर गुजरता दिन, हर बीतती रात उसे याद दिलाती, एक बार हाँ कह दी तो लौटना आसान नहीं होगा। उसके भाई बहन, उसके पिता, उसके दोस्त, सबको उम्मीद थी कि वो हाँ कहेगा। कटक के उस पुराने घर में लोग पहले से ही यह सोचकर गर्व महसूस कर रहे थे कि परिवार में एक आईसीएस अधिकारी होगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इंग्लैंड के उस छोटे से कमर में एक आदमी इस ऑफर को जलती हुई मशाल की तरह देख रहा था। अगर उसने इसे पकड़ा तो रोशनी भी मिलेगी और हाथ भी जल जाएंगे। इसी बीच एक और पत्र आया, इस बार भारत से और इस बार अरविंद का। पत्र में उसने लिखा, मुझे पता चला तुम पास हो गए हो, बधाई। अब तुम भी उन चुने हुए लोगों में हो जिन्हें अंग्रेज अपने साथ रखकर बाकी हिंदुस्तानियों से ऊपर रखते हैं। तुम्हें बताऊं सुभाष, इस जगह से दुनिया बहुत छोटी, बहुत काबू में लगती है। अगर तुम सचमुच बदलाव चाहते हो तो ये कुर्सी तुम्हारे लिए हथियार बन सकती है, बशर्ते तुम ये भूल जाओ कि मैं भी उसी भीड़ से आए हो जिसे ये लोग हमेशा आदेश देते हैं। पत्र में कहीं सीधी चुनौती थी, कहीं व्यंग्य, कहीं ईर्ष्या, कहीं सलाह, लेकिन
न एक लाइन उसने सुभाष के दिल में कील की तरह गाड़ दी। कुछ लड़ाइयां सड़क पर नहीं, फाइलों में जीती जाती हैं, और तुम शायद समझ नहीं रहे एक ही असली ताकत कहाँ होती है। सुभाष ने वह पत्र रख दिया। वो उठकर कमरे के छोटे से शीशे के सामने गया। काफी देर तक खुद को देखता रहा। एक दुबला पतला युवक, आंखों में जलन, चेहरे पर थकान, लेकिन भीतर से उठता हुआ एक अडिग संकल्प। उसने धीमे से खुद से कहा, मैं खुद को उस कुर्सी से बांध नहीं सकता जिसकी कीमत मेरे देश की जंजीरों से चुकाई जाती हो। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। टिक टिक करती घड़ी टेबल पर रख, आईसीएस का ऑफर, भारत में इंतजार करते सपने, और सामने आईने में खड़ा एक अकेला इंसान, ये सब एक क्षण में जैसे ठहर गए। और फिर उसने निर्णय ले लिया। एक ऐसा निर्णय जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। एक ऐसा निर्णय जो उसे ताकत के गलियारों से दूर करके संघर्ष की आग में झोंक देगा। एक ऐसा निर्णय जिसके बारे में उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी अरविंद बाद में कहेगा, तुमने मूर्खता की, और इसी मूर्खता ने तुम्हें इतिहास में अमर कर दिया। कलम हाथ में ली गई। कागज पर शब्द उतरने लगे, शांत, संयमित, लेकिन भीतर से ज्वालामुखी की तरह उफनते हुए। वो अपनी नियुक्ति का त्याग पत्र लिख रहा था, और उसे अच्छी तरह पता था कि यह सिर्फ नौकरी से इस्तीफा नहीं है, यह उस मध्यम वर्गीय सपने से इस्तीफा था जो आराम, सुरक्षा और सम्मान से बना था। पत्र खत्म हुआ। उसने कलम रख दी। जिंदगी के पहले बड़े युद्ध में उसने अपना पक्ष चुन लिया था। वो सत्ता की छाया में सुरक्षित खड़े रहकर बदलाव देखने वालों में से नहीं होगा। वो जलती धूप में, लाठी गोली के साए में सबसे आगे चलने वालों में से होगा। दूर भारत में कटक के उस घर में जब ये खबर पहुंचेगी तो तूफान उठेगा। पिता के सपनों का टूटना, समाज की आलोचना, रिश्तेदारों की फुसफुसाहट, और उसी तूफान के बीच एक युवा सुभाष भारत लौटेगा। अब छात्र नहीं, अब सिर्फ बेटा नहीं, अब एक अलग तरह के युद्ध का सिपाही। लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि भारत की राजनीति में कदम रखते ही उसे सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं, अपने ही देश के नेताओं से, अपने ही विचारों के प्रतिद्वंद्वियों से भी जूझना पड़ेगा। उसे नहीं पता था कि भविष्य में कांग्रेस के गलियारों में उसका सामना महात्मा गांधी की नर्म राह से होगा, और सत्ता के मसलों पर जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों से टकराव होगा। उसे ये भी नहीं पता था कि कहीं किसी मोड़ पर आज़ादी की राह पर चलने वाले ही उसके सबसे बड़े विरोधी बन जाएंगे। फिलहाल सिर्फ एक चीज साफ थी, दिन तय थे, समय सीमित था। अंग्रेजों का साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं था, लेकिन वो खुद भी हमेशा के लिए नहीं था। उसे जल्दी करना था। उसका हर साल, हर महीना, हर दिन अब सिर्फ एक मकसद के लिए था, भारत की आज़ादी। और इस तरह कटक के शांत घर से, कक्षा के विवादों से, इंग्लैंड की लाइब्रेरी से होकर सुभाष चंद्र बोस का रास्ता अब उसे सीधा उस आग के बीच ले जाने वाला था जहां सिर्फ दो ही विकल्प थे, राज जल जाना या इतिहास की लौ बन जाना। जब वह जहाज से उतरा तो उसे लगा जैसे हवा भी सवाल कर रही हो, तुम जीतकर लौटे हो या सब कुछ छोड़कर भाग आए हो। इंग्लैंड की ठंडी धुंधली सड़कों के बाद कलकत्ता की गर्म चिपचिपी हवा ने उसे घेर लिया। सड़क पर रिक्शों की आवाज, ट्राम की घनघनाहट, मोड़ पर खड़े पुलिस वाले की कठोर निगाहें, सब कुछ जैसे उसे याद दिला रहा था कि ये जमीन उसकी है, पर इस पर हुकूमत किसी और की। कटक से खबर पहले ही पहुंच चुकी थी, सुभाष ने आईसीएस छोड़ दिया है। बोस परिवार के बड़े बूढ़े हैरान थे। जिस नौकरी के लिए लोग जिंदगी लगा देते हैं, उस पर हाथ रखकर यह लड़का कह रहा है, नहीं चाहिए। पिता जानकीनाथ बोस का चेहरा पत्थर सा हो गया था। जब सुभाष घर पहुंचा तो बरामदे में एक ठंडी चुप्पी उसका इंतजार कर रही थी। तुमने समझा भी है, क्या किया है? एंदाम। पिता की आवाज में दबा हुआ तूफान था। हाँ बाबूजी, सुभाष ने सीधी नजर से देखा। मैं खुद को हुकूमत की नौकरी में कैद नहीं कर सकता जब मेरा अपना देश कैद हो। कुछ पल तक दोनों की आंखें टकराती रहीं। एक तरफ वह आदमी जिसने मेहनत से अपना घर, अपना नाम बनाया था और चाहत आ था कि उसका बेटा उस नाम को और ऊंचा करे। दूसरी तरफ वह बेटा जो इसी नाम को, इसी प्रतिष्ठा को एक हथियार बनाकर हुकूमत के खिलाफ खड़ा
करना चाहता था। किसी ने उस दिन तालियां नहीं बजाईं, कोई शाबाश नहीं बोला, लेकिन भीतर ही भीतर सुभाष को लगा, इस चुप्पी के पार कहीं दूर एक नई आवाज उठ रही है जो उसे बुला रही है। वो आवाज थी राजनीति की, आंदोलन की, सड़कों की। कलकत्ता ने उसे खुले बाहों से नहीं, सवालों से स्वागत किया। कॉलेज स्ट्रीट की किताबों की दुकानों के बीच, चाय के खोमचे पर, छात्र मंडलियों में एक ही चर्चा, वो आईसीएस वाला लड़का बोस, उसने सच में त्याग दिया? कुछ लोग उसे पागल कहते, कुछ क्रांतिकारी, कुछ नाटकबाज, लेकिन एक आदमी था जो इस खबर को सुनकर मुस्कुराया, देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु, देश का मित्र। कलकत्ता की राजनीति के इस बड़े नाम ने इस युवा को पहली बार अपने दफ्तर बुलाया। कमरा कागजों, फाइलों और धुएं से भरा था। तो तुम हो सुभाष? देशबंधु ने आंखों में गहरी चमक के साथ कहा, जिसने आईसीएस ठुकरा दी। जी, सुभाष ने संक्षेप में उत्तर दिया। लोग कहते हैं तुम में जुनून है, मैं देखना चाहता हूं क्या तुम में अनुशासन भी है। सुभाष चौंका, आप जो कहेंगे करूंगा। देशबंधु ने मुस्कुराकर मेज पर रखे कागजों की ओर इशारा किया। तो शुरुआत यहीं से होगी। नगर निगम, नगरपाल, इका, मजदूर संघ, छात्र संगठन। अगर तुम्हें देश चलाना है तो पहले शहर चलाना सीखो। ये वो पल था जब सुभाष को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी लड़ाई सिर्फ नारेबाजी से नहीं जीती जाएगी, उसे व्यवस्था की नस नस समझनी होगी। देशबंधु उसके लिए सिर्फ नेता नहीं, गुरु बन गए। दिन भर दफ्तर, शाम को मीटिंग, रात को घर लौटकर रिपोर्ट लिखना, जिंदगी गति पकड़ने लगी। कुछ ही समय में वह कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यपालक और अधिकारी बना दिया गया। सड़कों की सफाई से लेकर पीने के पानी तक, ट्राम के रूट से लेकर मजदूरों की शिकायतों तक, सुभाष हर जगह मौजूद रहत आया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह वही युवक है जो कुछ महीने पहले इंग्लैंड की लाइब्रेरी में बैठकर यूरोपीय दर्शन पढ़ रहा था। लेकिन राजनीति में उभार का हर कदम सत्ता की नज़र में खतरा होता है। ब्रिटिश सरकार ने जल्दी ही इस युवा अधिकारी पर ध्यान देना शुरू किया। ये बोस कौन है जो देशबंधु के साथ रहकर इतनी तेजी से ऊपर आ रहा है, और ये जनता के बीच इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है? इसी समय एक और परिचित चेहरा कलकत्ता में प्रकट हुआ, अरविंद मिश्रा। वही अरविंद जो कभी स्कूल की क्लास में ब्रिटिश साम्राज्य की नशा करते हुए निबंध लिखता था, अब वह आईसीएस अधिकारी था। चमकदार कोट पैंट में, हाथ में फाइलें, और बर्ताव में वह ठंडी आत्मविश्वास जो सत्य आके निकटता से आता है। एक शाम सरकारी दफ्तर के गलियारे में दोनों आमने सामने आ खड़े हुए। तो मिस्टर बोस, अरविंद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने नौकरी तो ठुकरा दी, पर अब उन्हीं की प्रणाली में काम कर रहे हो। नगर निगम, बजट, अनुमति पत्र, ये सब उसी साम्राज्य की मशीन के पुर्जे हैं। सुभाष ने बिना झिझक जवाब दिया, फर्क इतना है अरविंद कि तुम उस मशीन को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हो, और मैं उसके अंदर से उसकी जड़ें हिलाने के लिए। अरविंद की आंखों में क्षण भर के लिए खींच चमकी। सावधान रहो बोस, ये लोग तुम्हारी हर चाल देख रहे हैं। तुम जितना ऊंचा जाओगे, गिराने की तैयारी उतनी ही तेज होगी। गिराने की पहली कोशिश ज्यादा देर नहीं लगी। देशबंधु की मौत एक झटका जो सिर्फ सुभाष के लिए नहीं, पूरे बंगाल के लिए तूफान था। जिसने उसे मार्ग दिखाया था वो अचानक चला गया। अंतिम संस्कार के समय भीड़ में धक्का मुक्की, रोते हुए चेहरे, और बीच में खड़ा सुभाष जिसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर पत्थर जैसा संकल्प। उसने मन ही मन कहा, अब तुम्हारा काम मैं पूरा करूंगा देशबंधु, चाहे जितनी जेलें, जितनी लाठियां, जितनी गोलियां क्यों न झेलनी पड़े। यहीं से सुभाष की असली राजनीतिक परीक्षा शुरू हुई। कांग्रेस के भीतर विभिन्न धड़े, विभिन्न विचारधाराएं, कोई पूर्ण स्वराज्य तुरंत चाहता था, कोई डोमिनियन स्टेटस से ही संतुष्ट था। कलकत्ता के एक अधिवेशन में पहली बार उसने महात्मा गांधी को सामने से देखा। सफेद धोती, चप्पल, हाथ में लाठी, बिल्कुल साधारण कदकाठी, लेकिन पूरे पंडाल का ध्यान उन्हीं पर केंद्रित। गांधी की भाषा, उनका संयम, उनकी अहिंसा की पुकार, यह सब सुभाष को प्रभावित भी करता और बेचैन भी। अहिंसा महान है,
वह सोचता, लेकिन अगर सामने वाला तुम्हारी हर विनती को ठुकरा दे, तुम हारी हर प्रार्थना को पैरों तले कुचल दे, तो कब तक शांत रहा जाए। फिर भी उसने गांधी की इज्जत की, उनसे सीखा और कांग्रेस के भीतर काम शुरू किया। वह जल्द ही युवा कांग्रेस का नेता बन गया, श्रमिक आंदोलनों का चेहरा और बंगाल में ब्रिटिश विरोधी राजनीति का मुख्य प्रतीक। ब्रिटिश सरकार को अब कोई भ्रम नहीं रहा, यह लड़का खतरनाक है, इसे रोका नहीं गया तो ये आग फैला देगा। 1924 में उसे संदिग्ध क्रांतिकारी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। साधारण जेल नहीं, दूर मांडले की जेल, बर्मा की तपती धूप के नीचे। मांडले की जेल में दिन जैसे आग की भट्ठी, दीवारें गर्म, हवा भारी और लोहे की सलाखें हमेशा जलती हुई लगतीं। एक संकरे कमरे में अकेला वह दीवारों से बात करता, किताबों से बात करता और अपने ही विचारों से लड़ता रहता। कभी कभी रात में उसे याद आता कटक का वो बचपन, खेल का मैदान, अंग्रेज लड़कों से झगड़ा, इंग्लैंड की लाइब्रेरी, आईसीएस का त्यागपत्र और अब यहाँ एक नम अंधेरी कोठरी। क्या यही रास्ता चुना था उसने? फिर उसकी खांसी बढ़ने लगी, शुरुआत में हल्की, फिर तेज, फिर खून की बूंदों के साथ। जेल की मेडिकल रिपोर्ट में लिखा गया, फेफड़ों में गंभीर समस्या, संभवतः टीबी। मांडले की दीवारों के भीतर सुभाष ने पहली बार मौत की ठंडी उंगलियों को अपने गले के पास महसूस किया, लेकिन इस भय के साथ ही उसके भीतर एक और विचार उभरा, अगर मैं इन दीवारों के बीच मर गया तो मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। मुझे बाहर जाना है, मेरे पास समय बहुत कम है। समय अब यह सिर्फ घड़ी की सुई नहीं, जिंदगी की आखिरी सीमा जैसा लगने लगा। कांग्रेस के बाहर, देश के भीतर भी आंदोलन चल रहे थे, जेलें भर रही थीं। अंदर मांडले की कोठरी में सुभाष अपने शरीर के हर कमजोर होते दिन के साथ यह महसूस कर रहा था कि वह हर सांस, हर धड़कन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, जब तक उसका शरीर साथ दे। आखिरकार उसकी बिगड़ती सेहत के कारण 2 साल से अधिक कैद के बाद सरकार को झुकना पड़ा। उसे रिहा किया गया, शर्तों के साथ, निगरानी के साथ। जब वह वापस भारत लौटा तो वह पहले वाला दुबला पतला युवा नहीं था। अब उसके चेहरे पर संघर्ष की लकीरें थीं, आंखों के नीचे गड्ढे, लेकिन नजर में और भी तेज चमक। जेल से बाहर निकलते ही उसे पता चला, उसकी अनुपस्थिति में कांग्रेस के भीतर समीकरण बदल चुके हैं। अब गांधी और नेहरू की जोड़ी कांग्रेस की दिशा तय कर रही थी। सुभाष के लिए दोनों ही आदरणीय थे। नेहरू की आधुनिक सोच, समाजवाद की ओर झुकाव, गांधी की नैतिक ताकत, जनता पर उनकी पकड़। लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी थी। ये लोग अंग्रेजों से बहुत नरमी से बात कर रहे हैं, समय हमारे खिलाफ है, और ये लोग धैर्य की बात कर रहे हैं, जबकि साम्राज्य गोली और जेल की भाषा समझता है। यहीं से उसका टकराव केवल ब्रिटिश सरकार से नहीं, अपने ही नेताओं से भी शुरू हुआ। कांग्रेस के अधिवेशनों में वह बार बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को तेज आवाज में उठाता। डोमिनियन स्टेटस नहीं, सरफरोशी। वह कहता, ईनता में सुधरने की उम्मीद करना बेड़ियों में सजावट लगाने जैसा है। कुछ नेता उसे बहुत जल्दबाज कहते, कुछ युवा उत्साह में बहता हुआ, लेकिन युवाओं, मजदूरों और उग्रवादियों के लिए वह उम्मीद बनता जा रहा था। इसी समय उसका पुराना प्रतिद्वंद्वी फिर सामने आया, इस बार सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, राजनीतिक रूप से भी। अरविंद अब एक वरिष्ठ आईसीएस अधिकारी, बंगाल सरकार में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त था। ब्रिटिश अफसरों के साथ बैठकों में उसका नाम बार बार चर्चा में आता। बोस पर निगरानी बढ़ाओ, उसकी सभाओं में सरकारी जासूस भेजो, प्रेस में उसकी छवि को चरमपंथी दिखाओ। एक दिन गुप्त रूप से अरविंद ने उसे संदेश भेजा, मिलना है निजी तौर पर। रात का समय तय हुआ। कलकत्ता के एक पुराने घर की छत पर दोनों आमने सामने थे। तुम्हें एहसास है तुम खुद को जलाकर खत्म कर रहे हो? अरविंद ने धीरे से कहा, तुम्हारे पीछे युवाओं की भीड़ है, तुम कांग्रेस में भी ऊपर जा रहे हो। अगर थोड़ा संयम रखो तो कुछ सालों में तुम वायसराय की काउंसिल में हो सकते हो।
सुभाष ने हंसकर कहा, वायसराय की काउंसिल में बैठकर मैं अपनी आत्मा के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा अरविंद। अरविंद का चेहरा कठोर हो गया। तो सुनो बोस, साम्राज्य को चुनौती देने वालों के लिए 3 रास्ते हैं, जेल, जला, वतन या मौत। तुम्हारे पास बहुत समय नहीं है, फैसला जल्दी कर लो कि तुम्हें कौन सा रास्ता पसंद है। यह चेतावनी थी, धमकी थी, या एक पुराने दोस्त की चिंता, समझना मुश्किल था, लेकिन एक बात साफ थी, समय सचमुच तेजी से फिसल रहा था। 1930 का दशक, दुनिया उथल-पुथल में थी। यूरोप में हिटलर, मुसोलिनी, स्पेन में गृह युद्ध, एशिया में जापान का उभार और भारत में राजनैतिक उबाल, गोलमेज सम्मेलन, जेलों की भीड़ और कांग्रेस के अंदर बढ़ती बहसें। सुभाष को यह सब एक ही चीज के संकेत लगते, एक बड़ा युद्ध आने वाला है, और अगर हम तैयार रहे तो यह युद्ध साम्राज्य को कमजोर कर सकता है। यह इतिहास हमें एक छोटी सी खिड़की देने वाला है। अगर हमने उसे पकड़ लिया तो आजादी, अगर चूक गए तो शायद आने वाली पीढ़ियां हमें माफ न करेंगी। इसी बीते सालों के संघर्ष, जेल, रिहाई, भाषण, संगठनों के निर्माण के बीच एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ बना, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव। 1938 हरिपुरा का अधिवेशन। पंडाल में हजारों कार्यकर्ता, झंडों की लहर, पटाखों की आवाजें और बीच में मंच जहां से नेतृत्व की दिशा तय होनी थी। बहुमत चाहता था, युवा, गतिशील, साहसी नेता नाम उभरा, सुभाष चंद्र बोस। गांधी की सहमति थी, नेहरू का समर्थन भी। वह निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। उसकी आंखों में चमक थी। अब मेरे पास मौका है ग्रेस की मशीनरी को, पूरे देश की ऊर्जा को एक संगठित निर्णायक संघर्ष की ओर मोड़ने का। उसने योजना बनानी शुरू की, भारत को औद्योगिक रूप से मजबूत करना, विज्ञान और तकनीक का प्रयोग, मजदूरों और किसानों को संगठित करना और आने वाले युद्ध के बीच ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ाना। उसके भाषणों में अब सिर्फ स्वराज नहीं, क्रांतिकारी योजना की बातें आने लगीं। युवा उसके पीछे दीवाने की तरह चलते, बूढ़े नेता चिंतित नजरों से देखते। गांधी, जो एक तरफ उसे प्रिय सुभाष कहते, वहीं भीतर ही भीतर उसके तरीकों से असहज थे। सत्याग्रह, हाँ, शुभ, आज सोचता, पर अगर सामने वाला बहरा हो तो क्या करोगे? कब तक सिर्फ अपने सिर पर लाठियां खाके नैतिक जीत पर संतोष जताएंगे? टकराव खुलकर 1929 में सामने आया, जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की बारी फिर आई। इस बार गांधी चाहते थे कि अध्यक्ष कोई ऐसा हो जो उनके रास्ते पर चले, शांत, संयमित, चरणबद्ध। उन्होंने पट्टा भी सीतारमैया को अपना उम्मीदवार बनाया। सुभाष ने कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर कार्यकर्ता मुझे चाहते हैं तो मैं मैदान में उतरूंगा। यह सिर्फ चुनाव नहीं था, यह कांग्रेस के भीतर 2 रास्तों की भिड़ंत थी। एक तरफ गांधी की नैतिक शक्ति, दूसरी तरफ सुभाष की क्रांतिकारी बेचैनी। कांग्रेस के गलियारों में, तंबुओं के बाहर, चाय की कतारों में एक ही चर्चा, किसे चुने, बापू की इच्छा या अपने दिल की आवाज? मतदान हुआ। नतीजा आया, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी समर्थित उम्मीदवार को हरा दिया था। पंडाल में तालियों की गड़गड़ाहट, युवाओं के नारों की गूंज, नेताजी जिंदाबाद की आवाजें, और दूसरी तरफ गांधी का शांत चेहरा जिस पर हल्की सी उदासी थी। उन्होंने धीरे से कहा, ये मेरी नहीं, मेरे सिद्धांतों की हार है। इस एक वाक्य ने, जो खुले तौर पर किसी पर हमला नहीं था, पर भीतर ही भीतर अत्यंत गहरा था, कांग्रेस के भीतर सुभाष की जीत को एक अजीब सी हार में बदल दिया। बहुत से वरिष्ठ नेता, जो सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कह रहे थे, भीतर ही भीतर उनसे दूर जाने लगे। कार्य समिति की बैठकों में उनकी प्रत्येक बात, प्रत्येक प्रस्ताव संदेह की नजर से देखा जाने लगा। रात में एक बार फिर उसे वही पुरानी अनुभूति हुई, मैं जीत कर भी अकेला क्यों पड़ रहा हूं। वह कमरे में चक्कर काटता, फाइलें पलटता, युद्ध की संभावित रणनीतियों पर लिखे नोट्स देखता और खुद से सवाल करता, क्या मैं बहुत आगे दौड़ रहा हूं या बाकी सब बहुत पीछे रह गए हैं? इसी तनाव के बीच उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी अरविंद
फिर प्रकट हुआ, पर इस बार एक अप्रत्याशित मोड़ के साथ। एक गुप्त बैठक में, जहां ब्रिटिश अधिकारी और कुछ भारतीय नौकरशाह इकट्ठा थे, सुभाष के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा हो रही थी। फाइलों पर मुहरें लग रही थीं, आवश्यकतानुसार नजरबंदी, विद्रोही गतिविधियों की जांच। अचानक अरविंद ने कहा, मेरी सलाह है, अभी इन्हें गिरफ्तार मत कीजिए। कमरे में सन्नाटा। क्यों? किसी अंग्रेज अधिकारी ने पूछा। क्योंकि अगर आप इन्हें अभी पकड़ेंगे तो ये शहीद बन जाएंगे, जनता में इनका प्रभाव और बढ़ जाएगा। अभी कांग्रेस के अंदर ये खुद अकेले पड़ रहे हैं, इन्हें वक्त दीजिए, ये अपने ही लोगों से टकराकर कमजोर हो जाएंगे। यह एक ठंडी, सोची समझी रणनीति थी। दुश्मन को गोली से नहीं, अकेलेपन से तोड़ो। सुभाष को उस मीटिंग की खबर तो नहीं थी, पर जो आगे हुआ उसने उसे भीतर से हिलाकर रख दिया। कांग्रेस कार्य समिति ने दबाव, खींचतान और अंततः गांधी की इच्छाओं के चलते उसकी नीतियों का समर्थन करने से मना कर दिया। फिर एक दिन उसने एक पत्र लिखा, कांपती लेकिन दृढ़ हस्तलिपि में, मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। यह पल बाहर से एक हार लग सकता था, लेकिन उसके भीतर एक और निर्णायक मोड़ था। अगर ये मंच मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा तो मैं नया मंच बनाऊंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक, यह नाम उसने सोचा, फिर तय कर दिया। आगे की कतार, उन लोगों के लिए जो सिर्फ प्रस्ताव, संकल्प या पास करने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ कर मार झेलने, जोखिम उठाने और अंतिम निर्णय की ओर धकेलने के लिए तैयार हों। अब ब्रिटिश सरकार के पास कोई कारण नहीं बचा था उसे खुलकर निशाना न बनाने का। उस पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। घर के बाहर खड़े जासूस, फोन पर तैनात कान, मीटिंग में घुसे हुए मुखबिर, उसकी हर आवाज, हर कदम, हर सांस पर नजर थी। और तभी दुनिया उस मोड़ पर पहुंची जिसका अंदाजा उसने सालों पहले मांडले की कोठरी में लगाया था। द्वितीय विश्व युद्ध। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, यूरोप जलने लगा, इंग्लैंड भी युद्ध में उतर आया। सुभाष ने इसे सिर्फ यूरोप का संकट नहीं, भारत का अवसर माना। ये साम्राज्य अब दो मोर्चों पर लड़ रहा है, एक बाहर, एक अंदर। अगर हमने अभी दबाव बढ़ाया तो जंजीर टूट सकती है। लेकिन कांग्रेस ने अलग रास्ता चुना। गांधी ने कहा, हम इस युद्ध का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम हिंसा का भी समर्थन नहीं कर सकते। नेहरू फांसीवाद के खिलाफ लोकतांत्रिक शक्तियों का साथ देने की बात करते। सुभाष के लिए यह सब बहुत धीमा, बहुत उलझा हुआ था। उसने खुले शब्दों में कहा, वो युद्ध अपने साम्राज्य बचाने के लिए लड़ रहे हैं और हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े हों, जबकि हमारा अपना देश गुलाम है। ये कैसा न्याय है? सांस। कांग्रेस के भीतर उसकी आवाज अब बगावत लगने लगी। ब्रिटिश सरकार को वह खुला बहाना मिल गया जिसका इंतजार था, उसे फिर नजरबंद कर दिया गया। इस बार घर में ही, घर में कैद, सुनने में जितना नरम, असल में उतना ही घुटन भरा। कमरे की खिड़कियों पर पहरा, दरवाजे पर पुलिस, आने जाने वालों की जांच। देश भर में बैठकें हो रही थीं, योजनाएं बन रही थीं, और वह अपने घर की दीवारों के भीतर फंसा हुआ, जैसे किसी अदृश्य जाल में। रातों को उसकी नींद उड़ जाती। टेबल पर नक्शे बिखरे रहते, यूरोप, एशिया, मध्य एशिया। उसकी उंगलियां उन नक्शों पर चलतीं जैसे कोई गुप्त रास्ता टटोल रही हों। अगर मैं यहां से निकल गया तो, अगर मैं ब्रिटिश साम्राज्य के दुश्मनों तक पहुंच गया तो। वह जानता था यह रास्ता न सिर्फ खतरनाक है, बल्कि उसके जीवन की पूरी दिशा बदल देगा। उसे देशद्रोही भी कहा जा सकता है, फांसीवाद का साथी भी। लेकिन अगर लक्ष्य भारत की आजादी है तो क्या वह इन तमगों से डर सकता है? समय अब पागल की तरह दौड़ रहा था। जेल, नजरबंदी, बीमारी, यह सब मिलकर उसकी उम्र से साल काट चुके थे। वह जानता था उसके पास दसियों साल नहीं, बस कुछ ही साल हैं जब वह पूरी ताकत से लड़ सकेगा। द्वितीय विश्व युद्ध तेज हो रहा था। ब्रिटेन पर बम गिर रहे थे। जापान एशिया में आगे बढ़ रहा था। अगर उसने अभी कदम न उठाया तो यह अवसर हमेशा के लिए चला जाएगा। एक रात जब शहर सो रहा था और गली के मोड़ पर खड़ा प्रहरी ऊँघ रहा था, उसने अपना सबसे खतरनाक निर्णय लिया। भागना है अभी, इसी युद्ध के बीच, सीधे दुश्मनों के पास। वहां से उन हथियारों को लेकर
लौटना है, जो इस साम्राज्य की जड़ हिला सकें। यह सिर्फ उसकी नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी को खतरे में डालने वाला फैसला था। लेकिन उसने ये ठान लिया। घर के भीतर उसके विश्वस्त कुछ साथी, फुसफुसाहट में योजनाएं, नक्शे, नकली नाम, वेश बदलने की तैयारी। एक छोटा सा ट्विस्ट जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, उसी योजना की एक धुंधली परछाई कहीं न कहीं अरविंद की नजर तक भी पहुंची। एक मुखबिर ने फाइल के कोने पर अनकच्चे शब्दों में लिखा, बोस भागने की योजना बना रहा है। फाइल अरविंद की मेज पर पहुंची। उसने कुछ क्षण तक उसे पढ़ा, फिर कागज को उलटकर मेज पर रख दिया। उसने न तो ऊपर रिपोर्ट भेजी, न छापेमारी का आदेश दिया। ये उसके भीतर का कौन सा हिस्सा था? पुराना दोस्त, चालाक, रणनीतिकार या किसी गहरी अनकही ईर्ष्या से मुक्त क्षण? कोई नहीं जानता। लेकिन इस चुप्पी ने शायद इतिहास की दिशा बदल दी। जनवरी 1941 की ठंडी रात, कैलकाटा की सड़कों पर हल्की धुंध, दूर कहीं घंटाघर की आवाज और बोस परिवार का घर, जो बाहर से सामान्य, अंदर से विस्फोटक रहस्य यह समेटे हुए। उस रात उसने आखिरी बार अपने कमरे को देखा। किताबें, तस्वीरें, मेज पर पड़े कागज, खिड़की से दिखती सड़क, दीवार पर टंगी माता पिता की तस्वीर के सामने कुछ सेकंड रुका, मन ही मन प्रणाम किया और धीरे से दरवाजा खोला। उसका रूप बदल चुका था। दाढ़ी, साधारण कपड़ है, सिर पर टोपी, हाथ में चश्मे का पुराना डिब्बा। द्वार पर पहरा देने वाला सिपाही उकड़ूं बैठा ऊँघ रहा था। अंदर से एक पुराने परिचित ने धीमी आवाज में कहा, अब नहीं निकले तो कभी नहीं निकल पाओगे नेताजी। नेताजी, यह संबोधन शायद पहली बार उसके कानों में इतना भारी लगा, क्योंकि आज से वह केवल सुभाष नहीं, एक ऐसे मिशन का चेहरा बनने जा रहा था जिसमें असफलता का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत मौत नहीं, बल्कि उन लाखों उम्मीदों का टूटना था जो उसके नाम से जुड़ चुकी थीं। एक रिक्शा अंधेरी गली में बिना आवाज किए आगे बढ़ता गया, फिर एक कार, फिर ट्रेन की खिड़की से बाहर भागती रात, क्लॉक टॉवर की सुइयां, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लटकती हुई घड़ियां, रेल की पटरी पर दौड़ते पहिए, सब एक ही बात कह रहे थे, समय भाग रहा है और तुम उसके साथ। कुछ ही घंटों में वह कलकत्ता नहीं, गोमो की तरफ था। फिर आगे छलावरण, नख, अली नाम, बदला हुआ हुलिया, सीमाओं के पार, पेशावर, अफगानिस्तान, सोवियत संपर्क, जर्मनी की ओर फैला हुआ एक अदृश्य मार्ग। हर मोड़ पर खतर, हर स्टेशन पर शक की नजरें, हर पल यह डर कि कहीं पहचान न ली जाए। उसे नहीं पता था कि इस भागती हुई ट्रेन की खिड़की के बाहर जो काली रात दौड़ रही है, वह उसे सीधे बर्लिन के गुप्त कमरों, टोक्यो की आग, सिंगापुर के शिविरों और आजाद हिंद फौज के नारों के बीच फेंकने वाला है, जहां उसकी लड़ाई अब सिर्फ भाषणों या प्रस्तावों की नहीं, तोप, टैंक और दिल्ली चलो की पुकार के साथ लड़ी जाएगी। ऊपर समुद्र की सतह पर ब्रिटिश साम्राज्य के जहाज अपने झंडे फहरा रहे थे। नीचे उन्हीं लहरों के गर्भ में स्टील के एक तंग सील बंद सिलेंडर में एक भारतीय क्रांतिकारी अपनी सांसें गिन रहा था। सूं सूं करती हवा की आवाज, लोहे का ठंडा स्वाद और चारों तरफ घुटन भरी अंधेरा सी पीली रोशन। जर्मन पनडुब्बी के भीतर सुभाष चंद्र बोस ने दीवार से टिककर आंखें बंद कीं। अगर इस क्षण कोई ब्रिटिश जहाज ऊपर से गुजरता, अगर किसी सोनार ने इस स्टील के दफन को पकड़ लिया, तो इतिहास का एक पूरा रास्ता यहीं इस समुद्र की गहराई में दबकर खत्म हो सकता था। ऑक्सीजन सीएम इट है कैप्टन, किसी ने जर्मन में कहा। हमें कुछ ही घंटों में सतह पर आना होगा। समय यहाँ घड़ी की सुइयों से नहीं मापा जा रहा था, यह हर सांस के साथ कम होता जा रहा था। और यह सब शुरू हुआ था कुछ महीने पहले, बर्लिन की ठंडी गलियों से। बर्फ से ढकी सड़कें, काले कोटों की कतारें, सर्चलाइट से चमकती रातें। द्वितीय विश्व युद्ध के बीच नाजी जर्मनी अपनी पूरी ताकत से यूरोप को मसल रहा था। इन्हीं गलियों में नकली नाम ऑरलांडो माजोटा के पासपोर्ट के साथ एक भारतीय नेता चुपचाप अपने लिए जगह तलाश रहा था। यह जगह सिर्फ किसी होटल के कमर एक ही नहीं थी, यह इतिहास के मानचित्र पर भारत के नाम की एक नई, खतरनाक, विवादास्पद जगह थी। बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की नींव पड़ी। रेडियो का एक छोटा सा कमरा, जिसके सामने लाल बत्ती जलती,
माइक्रोफोन, मोटे शीशे के पार बैठे इंजीनियर और उस शीशे के सामने कुर्सी पर बैठता एक आदमी जो हर प्रसारण के साथ हजारों मील दूर भारत की रातों में आग लगाना चाहता था। यह आजाद हिंद रेडियो है। मैं सुभाष चंद्र बोस आपसे बोल रहा हूँ। उसकी आवाज तारों, लहरों और मशीनों के बीच से निकलकर कहीं भारत के किसान के टूटे हुए रेडियो तक पहुंचती, कहीं किसी छात्रावास के कमरे में रात के सन्नाटे को चीरती, कहीं किसी जेल की बैरक में कैदी के सपनों को हिलाती। ब्रिटिश साम्राज्य अजेय नहीं है, वह कहता, वे इस युद्ध में कमजोर हो रहे हैं। अगर हम उठ खड़े हुए तो उनकी नींव हिल सकती है। जय हिंद, जय हिंद पहली बार उसके मुंह से निकला, जैसे किसी ने शब्द नहीं, भविष्य का नारा गढ़ दिया हो। लेकिन बर्लिन सिर्फ भाषणों का शहर न था, यह सौदेबाजी, संदेह और शक का शहर भी था। जब वह पहली बार हिटलर से मिला, कमरे का वातावरण विचित्र रूप से ठंडा था। दीवारों पर नख, शय, मेज पर फैले फाइलें और बीच में एक ऐसा आदमी जिसकी निगाहें हर किसी को अपनी योजना का एक मोहरा मानती थीं। आप भारत को आजाद करना चाहते हैं? हिटलर ने धीमी अंग्रेजी में कहा। हम इंग्लैंड को हराना चाहते हैं। हमारे लक्ष्य कुछ हद तक मिलते हैं, कुछ हद तक नहीं। सुभाष ने सीधे संयत स्वर में जवाब दिया, मेरा लक्ष्य स्पष्ट है, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। मैं किसी की कठपुतली बनकर ये आजादी नहीं चाहता। कमरे में कुछ देर के लिए एक भारी चुप्पी छा गई। हिटलर के चेहरे पर हल्की, अस्पष्ट मुस्कान आई, एक ऐसे शख्स की मुस्कान जो किस की बहादुरी की नहीं, उसकी उपयोगिता की कीमत तौल रहा हो। जर्मनी ने सीमित मदद दी, कुछ कैंप जहां भारतीय युद्धबंदियों को इकट्ठा किया गया, कुछ हथियार, कुछ ट्रेनिंग, एक छोटी सी लीजन जो आजाद हिंद फौज नाम से जानी थी। लेकिन यूरोप की बर्फीली जमीन पर उनका कदम भारी, अनजाना और अधूरा लगा। ये वो जंग नहीं थी जिसकी कल्पना सुभाष ने की थी। उसे एहसास हुआ कि यूरोप से इतने दूर बैठे वह अपने देश की गुलामी की जंजीरों पर सीधा चोट नहीं कर सकता। मुझे वहां जाना होगा जहां ब्रिटिश साम्राज्य आज भी भारतीय सैनिकों के खून से अपने झंड को सहारा दे रहा है। वह रात में नक्शों पर झुकते हुए सोचता, दक्षिण पूर्व एशिया, सिंगापुर, बर्मा, वहीं से असली वार हो सकता है। लेकिन हर योजना के पीछे एक अदृश्य प्रतिद्वंद्वी भी योजना बना रहा था। दिल्ली के एक उच्च गोपनीय कमरे में एक मेज पर फाइलों का ढेर लगा था। सबवर्सिव ब्रॉडकास्ट्स फ्रॉम बर्लिन, आजाद हिंद रेडियो ट्रांसक्रिप्ट्स। इन फाइलों पर झुका एक भारतीय अधिकारी जिसकी आंखों में ठंडी गिनती और होंठों पर फीकी मुस्कान थी। अरविंद मिश्रा, वही अरविंद जो कभी कॉलेज के मैदान में सुभाष के साथ बहस करता था, अब ब्रिटिश सरक आर के खुफिया विभाग में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन चुका था। वह सोचता है किसी भी विदेशी ताकत से हाथ मिलाकर आजादी हासिल कर लेगा। अरविंद ने अंग्रेज अफसर से कहा, हम इसे देशभक्ति कहते हैं या फांसी के लिए रस्सी लाना, यह इतिहास तय करेगा। पर एक बात तय है, अगर वह दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचा तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हमें समय पर उसे रोकना होगा। समय दोनों के लिए अब एक दौड़ बन चुका था। एक तरफ सुभाष जो युद्ध के सबसे तीखे मोड़ पर भारत के लिए रास्ता निकालना चाहता था, दूसरी तरफ अरविंद जो उसी युद्ध की आंधी का इस्तेमाल करके उसे इतिहास के अंधेरे कोने में धकेल देना चाहता था। बर्लिन में दिन भाग रहे थे, जर्मनी रूस से भीड़ रहा था, मोर्चे झुलस रहे थे और भारतीय कैंपों में बैठे सिपाही पूछते, नेताजी हम कब लड़ेंगे? हम कब अपने देश की मिट्टी पर कदम रखकर उसका झंडा उठाएंगे? हर बार सुभाष के भीतर एक चुभन होती, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं। फिर एक दिन उसके सामने एक प्रस्ताव रखा गया, जापान आपसे संपर्क करना चाहता है। यदि आप जर्मनी से निकलकर जापान की मदद से दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद भारतीय युद्धबंदियों की एक नई फौज खड़ी की जा सकती है। यह योजना जितनी आकर्षक थी उतनी ही आत्मघाती भी। जर्मनी से दक्षिण पूर्व एशिया सीधे जहाज से नहीं जाया जा सकता। ब्रिटिश नौसेना समुद्रों पर हुकूमत कर रही थी। समाधान निकला, एक पनडुब्बी से यात्रा और समुद्र के बीच जापानी पनडुब्बी में
ट्रांसफर। स्टील की मौत के इस दोहरे जाल में एक आदमी अपने देश के लिए कितना दांव लगा सकता है। और फिर वही पल जिससे हमने शुरुआत की थी। समुद्र के नीचे जर्मन पनडुब्बी के भीतर सुभाष दीवार से टिककर सोच रहा था, अगर मैं यहां मर गया तो मेरे विरोधी कहेंगे, देखो यह आदमी गलत रास्ते पर था, यह युद्ध, यह जोखिम सब व्यर्थ था। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ पहुंच गया तो वही युद्ध, वही जोखिम किसी नए इतिहास की शुरुआत बन सकते हैं। उसके सामने सिर्फ एक दुश्मन नहीं था ब्रिटिश साम्राज्य, बल्कि समय, बीमारी और शक की लंबी कतार भी थी। टीबी अभी भी उसकी रगों में छुपी हुई थी। कुछ रातों में वह खांसते खांसते खून उगलता, पर सुबह उठकर नख शों पर झुक जाता। जब तक शरीर साथ दे रहा है, मैं हर धड़कन को हथियार की तरह खर्च करूंगा। समुद्र के बीच एक नाजुक क्षण में वह जर्मन पनडुब्बी से निकलकर झूलती हुई सीढ़ियों, रस्सियों और डगमगाते फर्शों के बीच जापानी पनडुब्बी में चढ़ा। लहरें उस समय ऐसा लग रही थीं जैसे इतिहास खुद डोल रहा हो। अगर कोई रस्सी छूट जाए तो सिर्फ एक आदमी नहीं, एक पूरे सपने का शरीर पानी में गिर सकता था। दूसरी तरफ दिल्ली में एक तार आया। जर्मन पनडुब्बी से एक उच्च भारतीय एसेट के निकलने की सूचना है। फाइल अरविंद की मेज पर पहुंची। उसने कागज पर नजर दौड़ाई, फिर शांत स्वर में कहा, हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। अभी इस पर कोई सार्वजनिक कार्रवाई मत कीजिए। इसे अनकन्फर्म्ड रहने दो। कोई और होता तो तुरंत अलार्म बजा देता, पर अरविंद ने इसे दबा दिया। क्यों? क्या वह अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी को सीधे मोर्चे पर बड्ढी जंग के बीच हराना चाहता था? या उसके भीतर कहीं, बहुत अंदर, एक हल्की सी इच्छा थी कि ये आदमी इतिहास के मंच पर पूरी ताकत से दिखे, ताकि उसकी हार भी उतनी ही बड़ी दर्ज हो? जो भी हो, उसकी इस चुप्पी ने सुभाष के लिए समुद्र के उस पार एक नया मैदान खोल दिया। जापान, टोक्यो, फिर सिंगापुर, बमबारी से जली इमारत, गिरते हुए झंडे, ब्रिटिश सैनिकों के समर्पण की कतारें। सिंगापुर की जेलों और कैंपों में हजारों भारतीय युद्धबंदी थे। वे सिपाही जिन्होंने कभी ब्रिटिश झंडे के नीचे कसम खाई थी और अब उसी झंडे की हार के गवाह बन रहे थे। जब सुभाष पहली बार उनके सामने पहुंचा तो खान, एक ही लाइन में खड़े दुबले पतले फटे कपड़ों वाले चेहरों ने उठकर देखा, ये कौन है? एक ऊंचे मंच पर खड़ा, काली अचकन, तेज नजर, गूंजती हुई आवाज, मैं हूं सुभाष चंद्र बोस। मैं यहां आपको गुलामी की नई ड्यूटी नहीं देने आया, मैं यहां आपको आजादी की फौज में बुलाने आया हूं। भीड़ में फुसफुसाहट उठी। अरे ये तो वही है जिसने आईसीएस छोड़ी थी, जिसे जेल हुई थी, जिसने गांधी जी से भी टकराव लिया था। सुभाष ने आगे कहा, तुम्हें दो रास्ते दिए जाएंगे, या तो तुम जेलों में सड़ते रहो, या मेरी फौज में शामिल होकर अपनी बंदूक उन पर तानो जो तुम्हें आज तक हुक्म देते आए हैं। ये आसान रास्ता नहीं है। अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम्हें भूख, बीमारी और मौत का सामना करना पड़ेगा, पर अगर हम जीते तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुम्हें गुलाम नहीं, आजाद हिंद सैनिक कहेंगी। उस दिन की हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। कुछ सिपाहियों ने तुरंत हाथ उठा दिए। हम तैयार हैं नेताजी। जाम आई। कुछ की आंखों में संदेह था, दुश्मन के साथ मिलकर क्या हम सही कर रहे हैं? पर धीरे धीरे सैकड़ों फिर हजारों कदम आगे बढ़ने लगे। आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, इस बार सिर्फ नाम नहीं, जिंदा सांस लेती, कदम मारती हुई सेना बन रही थी। कैंपों में प्रशिक्षण, नए रेजिमेंट, नई टोपियां, नए झंडे और एक अभूतपूर्व निर्णय, रानी झांसी रेजिमेंट, महिलाओं की फौज। जब पहली बार जालीदार टोपी पहने, पेड़ की ओट से राइफल थामे युवा भारतीय महिलाएं मार्च कर रही थीं, तो दुनिया के नक्शे पर भारत की छवि बदलती दिखती थी। तुम बंदूकें उठाओगी? किसी ने एक लड़की से पूछा। उसने मुस्कुराकर कहा, हमारी दादी ने तलवार उठाई थी, हम राइफल उठाएंगे। औरों ने हमारे हिस्से की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, अब हमारी बारी है। सिंगापुर की गलियों में जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे इमारतों से टकराकर लौटते थे। एक छोटे से
कार्यालय में कागजों के बीच झुककर बैठा सुभाष नई सरकार के दस्तावेज तैयार कर रहा था। आजाद हिंद सरकार। जब उसने खुद को आजाद हिंद द की अंतरिम सरकार का प्रमुख घोषित किया तो बहुतों ने इसे कल्पना कहा, कागज पर बनाई हुई सत्ता। लेकिन उसने कहा, आज हम बिना जम ईन के सरकार हैं, कल हम इस सरकार के लिए जमीन छीन कर लाएंगे। जापान ने प्रतीकात्मक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीपों को आजाद हिंद सरक आर के प्रशासन के तहत दे दिया। टेलीग्राम आया, आप अब इन द्वीपों के शासक हैं। सुभाष उस खबर को चुपचाप सुना, फिर खिड़की से बाहर समुद्र की तरफ देखा। यह शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत। मेरा लक्ष्य दिल्ली है। लेकिन जितनी तेजी से उसका सितारा चढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से अरविंद मिश्रा के दफ्तर में फाइलें मोटी होती जा रही थीं। अब अरविंद सिर्फ दिल्ली में नहीं था, वह दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेनाओं के साथ लियाजों के तौर पर तैनात था। इंटेलिजेंस यूनिट की मीटिंग में वह नक्शों पर लाल पेंसिल से रेखाएं खींचता। यहाँ आईएनए का कैंप है, यहाँ से उनकी सप्लाई जाती है, यहाँ नेताजी की रैलियां हो रही हैं। किसी ब्रिटिश अधिकारी ने पूछा, क्या वह सिर्फ प्रचारक है या वास्तविक खतरा? अरविंद ने शांत स्वर में कहा, वह प्रचार से शुरू करता है, लेकिन उसका लक्ष्य बंदूक है। वह सिर्फ सैनिकों को नहीं, भारतीय मनोवृत्ति को भी बदल रहा है। अगर उसके नारे सीमा पार कर गए तो हमारी सबसे बड़ी ताकत, भारतीय सेना की वफादारी, दरकने लगेगी। यही उनका सबसे बड़ा डर था कि कहीं भारतीय सैनिक ब्रिटिश कमांड के तहत खड़े होकर भी अपने दिल में जय हिंद दोहराने न लगें। इसलिए अरविंद की अगुवाई में एक नए तरह का हमला शुरू हुआ, गोली नहीं, शब्दों का हमला। आईएनए के कैंपों के पास पास ब्रिटिश विमानों से पर्चे गिराए जाते, जापान तुमक वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हारी लड़ाई फांसीवादी ताकतों की लड़ाई बन जाएगी। नेताजी तुम्हें मौत की तरफ ले जा रहे हैं, जबक गांधी तुम्हें जीवन की तरफ बुला रहे हैं। ये पर्चे बहुत सोच समझकर लिखे गए थे। उनमें झूठ भी था, सच भी, और सबसे खतरनाक शक की स्या अही। रात को कैंप के एक कोने में कुछ जवान इन्हीं पर्चों को पढ़ते और फुसफुसाते, क्या सच में, क्या हम सही कर रहे हैं? सुभाष को इसकी खबर मिली। एक शाम उसने पूरे कैंप को मैदान में बुलाया। तपती हुई धूप, थके हुए चेहरे पर निगाहें तनी हुईं। तुम्हारे हाथों में जो पर्चे हैं, उसने ऊंची आवाज में कहा, उन्हें पढ़ो, उनमें लिखी हर बात पढ़ो, फिर फाड़कर पैरों तले कुचल दो। अगर तुम्हें लगता है कि वे झूठ हैं, लेकिन अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो उसे छुपाओ मत, यहीं पूछो। भीड़ से एक दुबला जवान आगे आया। नेताजी, हम जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य अत्याचारी है, पर क्या हम सच में उन ताकतों के साथ खड़े हैं जो दूसरे देशों पर भी अत्याचार कर रही हैं? यह सवाल सिर्फ एक जवान का नहीं था, यह इतिहास की अदालत का सवाल भी था। सुभाष ने गहरी सांस ली। आज इस दुनिया में कोई भी ताकत निर्मल नहीं है। हर बड़ा देश अपने हित के लिए लड़ रहा है। मैं न तो हिटलर का भक्त हूँ, न मुसोलिनी का, न किसी सम्राट का दास। मैं सिर्फ एक चीज का सैनिक हूँ, भारत की आजादी। मैंने जो रास्ता चुना वह तुम सबके लिए भी आसान नहीं, पर सोचो, अगर इस युद्ध में ब्रिटेन जीत गया तो क्या वह हमें इतनी जल्दी आजाद करेगा, या फिर हमारी गुलामी और लंबी हो जाएगी? मैं इस युद्ध को उनके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इतिहास हमें जज करेगा, पर मैं एक बात साफ रखना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई भारत के लिए है, किसी और के लिए नहीं। भीड़ में हलचल हुई, फिर नजरें स्थिर हो गईं। किसी ने धीमे से जय हिंद कहा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में पूरा मैदान गूंजने लगा, जैसे पर्चों की स्याही नारों की गूंज में बहकर मिटती जा रही हो। लेकिन बाहर की दुनिया इतनी आसानी से नहीं पिघलती। 1944 जापानी सेना और आईएनए मिलकर भारत की सीमा की ओर बढ़ रहे थे। अराकान, इम्फाल, कोहिमा, ये सिर्फ जगह ओं के नाम नहीं थे, ये उन मोर्चों के नाम थे जहां ये तय होना था कि दिल्ली चलो एक नारा रहेगा या मार्चिंग ऑर्डर बन जाएगा। जंगलों में कीचड़, बरसाती कीड़े, दुर्गम पहाड़ियां, भूखे पेट और कंधों पर भारी राइफलें। आईएनए के सिपाही जापानी सप्लाई लाइनों पर निर्भर थे। जापान शुरू में पूरी ताकत से साथ था, लेकिन जैसे जैसे युद्ध का रुख बदलने लगा, उनके गोदाम खाली होने लगे। एक रात मोर्चे पर बैठे कमांडर ने
इम्पोर्ट भेजी। गोला बारूद घट रहा है, राशन लगभग खत्म है, जवान हफ्तों से सिर्फ मुट्ठी भर चावल पर जिंदा हैं। जब यह रिपोर्ट सिंगापुर ख्यालय में सुभाष के हाथ में पहुंची तो उसने उसे देर तक घूरा, फिर धीमे स्वर में कहा, इतिहास हमारे लिए कभी आसान रास्ते नहीं चुनता। फिर भी उसने आदेश दिया, हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक आखिरी संभावना भी बाकी है। दूसरी तरफ इम्फाल के पास अलाइड हेडक्वार्टर में एक मीटिंग चल रही थी। मॉनिटर पर नक्शे, लाल नीली लकीरें, रिपोर्टें। एक ब्रिटिश अफसर ने कहा, आईएनए का मोरल बहुत हाई है, वे सिर्फ सिपाही की तरह नहीं, मुक्तिदाता की तरह लड़ रहे हैं, हमें उनकी प्रचार शक्ति भी तोड़नी होगी। बैठक में अरविंद ने सामने रखे नक्शे पर उंगली रखी। अगर हम यहाँ की सप्लाई काट दें और यहाँ से एयर सपोर्ट बढ़ा दें तो जापान और आईएनए दोनों की कमर टूट सकती है। उनके पास गोला बारूद से पहले आशा खत्म होगी। किसी ने पूछा, और अगर नेताजी खुद मोर्चे पर पहुंच गए? अरविंद ने धीमी कसी हुई आवाज में कहा, तब हमें सिर्फ गोली से नहीं, कहानी से भी लड़ना होगा। अगर वह मोर्चे पर शहीद हो गए तो वह एक किंवदंती बन जाएंगे। हमें कोशिश करनी होगी कि वह जिंदा पकड़े जाए, एक हार चुके नेता के रूप में। यह उसकी सबसे ठंडी, सबसे शातिर योजना थी, दुश्मन की मौत को भी उसके खिलाफ इस्तेमाल करना। जंगलों में, मोर्चे पर, आजाद हिंद फौज के शिविरों में भूख, बीमारी और गोलियों की बारिश एक साथ हो रही थी। कुछ सिपाही जो कभी सिंगापुर के कैंपों में उम्मीद से भर गए थे, अब कीचड़ में गिरते हुए सोचते, क्या हम दिल्ली के लायक कदम भी उठा पाएंगे या यहीं इस अनजानी जमीन पर गुमनाम हो जाएंगे? फिर भी जब नेताजी मोर्चे का दौरा करते तो थके हुए चेहरों पर भी चमक आ जाती। एक घायल जवान ने, जिसकी टांग पर पट्टी बंधी थी, उठने की कोशिश करते हुए कहा, नेताजी मैं चल नहीं सकता, पर अगर आप कहें तो घुटनों के बल भी दिल्ली चलो कह दूंगा। सुभाष ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तुमने अपना हिस्सा निभा दिया है, अब यह लड़ाई हम सब की है। लेकिन युद्ध की आंधी भावनाओं से नहीं रुकती। इम्फाल कोहिमा की जंग एक मोड़ बन गई। जापान की सप्लाई लाइनें कट गईं, अलाइड फौजों ने जोर पकड़ लिया और आईएनए को अपने ही सपने की दिशा से पीछे मुड़ना पड़ा। पीछे हटना है, किसी कमांडर ने कांपती आवाज में कहा। ये शब्द उनके लिए सिर्फ सैन्य आदेश नहीं, दिल के अंदर तेज वार थे। कुछ सिपाही टूट गए, कुछ रास्ता भटक गए, कुछ अलाइड सेना के हाथ लगे और उन कैदियों के सामने इंट्रोगेशन रूम में कागज, कलम और एक परिचित चेहरा रखा गया, अरविंद मिश्रा का। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? उसने एक थके हुए आईएनए सिपाही से पूछा। जवान ने थूक निगला, आप वही हैं जो नेताजी के पुराने दोस्त थे, अब उनके दुश्मन हैं। अरविंद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दुश्मन? मैं तो अपने देश के लिए एक और तरह की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि भारत गोलियों से नहीं, कानून से आजाद हो। तुम लोग गोलियों से आजादी मांगोगे तो बदले में गोलियां ही मिलेंगी। फिर उसने मेज पर रखा एक कागज आगे बढ़ाया, यहां साइन कर दो, लिख दो कि आईएनए में शामिल होना तुम्हारी भूल थी और नेताजी तुम्हें गलत रास्ते पर ले गए, शायद तुम्हारी जान बच जाए। जवान ने थके हुए हाथ से कलम उठाई, कुछ पल उसे घूरा, फिर मेज पर रख दी। जान तो शायद बच जाएगी साहब, पर आंखों में जो नेताजी का चेहरा है वो कैसे निकालूंगा? इस जवाब ने अरविंद की धड़कन को एक पल के लिए रोक दिया। उसे याद आया, कभी वह खुद भी कक्षा में खड़े होकर आदर्शों की बातें करता था। फिर उसने अपने भीतर उठती उस हल्की सी चुभन को दफ्तर की ठंडी रोशनी में दबा दिया। तुम्हारे आदर्श बहुत महंगा खून मांग रहे हैं, उसने एक कड़वाहट से कहा, और शायद अंत में तुम्हें बदले में कुछ भी न मिले। आईएनए पीछे हटती रही, जापान हिलता रहा और दुनिया के नक्शे पर एक के बाद एक शहरों पर अलाइड झंडे वापस चढ़ते गए। उधर सिंगापुर के मुख्यालय में सुभाष कागजों पर झुककर और ज्यादा बुखार से कांपते हाथों से संदेश लिखता रहा, मोरल बनाए रखो, यह सिर्फ अस्थायी झटका है, हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई। लेकिन भीतर कहीं वह समझ रहा था, समय और हालात अब उसके पक्ष में नहीं हैं। फिर एक और झटका, अमेरिकी बम हिरोशिमा पर, फिर नागासाकी पर गिरे। जापान, जिसके कंधों पर बैठकर वह दिल्ली तक पहुंचने का सपना देख रहा था, खुद घुटनों पर आ गया। टोक्यो से संदेश आया, जापान समर्पण की तैयारी कर रहा है। उस रात सुभाष
अपनी मेज पर बैठा लालटेन की कमजोर रोशनी में कई घंटों तक चुप रहा। कागज पर कुछ शब्द लिखे, फिर काट दिए। हार, समर्पण, समाप्त। आखिर उसने सिर्फ 3 शब्द लिखे, लड़ाई जारी है। पर कैसे? किसके साथ? किन संसाधनों से? उसके सामने अब एक ही तरफ रास्ता खुलता दिखता था, उत्तरी दिशा, मंचूरिया, सोवियत रूस की तरफ। अगर मैं मॉस्को पहुंच गया और रूस से समर्थन मिला तो शायद एक नया मोर्चा खुल सकता है, वह अपने सबसे विश्वस्त साथियों से कहता। किसी ने कहा, नेताजी, आपके पास कितना समय है? जापान सरेंडर करने वाला है, अलाइड सेना हर तरफ फैल रही है, आपको कहीं भी पकड़ा जा सकता है। उसने घड़ी की तरफ देखा, सिर्फ दीवार व ली नहीं, अपने शरीर के भीतर चलती हुई एक अदृश्य घड़ी की ओर भी। टीबी की पुरानी चोटें, सालों की जेलें, भाग दौड़, तनाव, सब मिलकर उसकी उम्र से कई साल पहले उसके शरीर को थका चुके थे। मेरे पास बहुत कम समय है, उसने शांत स्वर में कहा। या तो मैं इस बचे हुए समय को किसी नई कोशिश में लगा दूं, या यहीं बैठकर अपनी कहानी का धीमा अंत देखूं। मैंने कभी धीमे अंत पर विश्वास नहीं किया। उधर एलाइड इंटेलिजेंस रूम में नया संदेश फैला। नेताजी में अटेम्प्ट एस्केप टुवर्ड्स मैंचूरिया। फाइल फिर अरविंद की मेज तक पहुंची। किसी अफसर ने पूछ लिया, तुम उसे पकड़ सकते हो? अरविंद ने नक्शे पर उंगली रखी, जहां सिंगापुर से मंचूरिया की तरफ पतली सी रेखा खींची जा सकती थी। अगर वह उड़ान भरेगा तो हर एयरपोर्ट तय, हर रनवे, हर बटालियन को अलर्ट पर रखो। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जिंदा हमारे सामने लाया जाए। उसके शब्दों में एक ठंडी तड़प थी, मानो यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि उम्र भर की एक निजी बहस का अंतिम राउंड होने जा रहा हो। सुभाष ने फिर एक बार भागने की तैयारी शुरू की, लेकिन इस बार यह पलायन नहीं, युद्ध का आखिरी दांव था। ट्रंकों में कागज, कुछ सोना, सरकारी मुहरें, रेडियो संदेशों के कोड और सबसे जरूरी वे दस्तावेज जो साबित करते थे कि आजाद हिंद सरकार ने कभी हार मानने का शब्द अपने संविधान में नहीं लिखा। साथियों ने पूछा, नेताजी, अगर राह में कुछ हो गया, अगर आप... उसने उन्हें बीच में ही रोक दिया। अगर पर इतिहास नहीं लिखा जाता। मैं सिर्फ इतना अजानता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, मेरा काम लड़ना है। अगर मैं गिर गया तो शायद मेरी कहानी तुम्हें आगे लड़ने के लिए मजबूर करेगी। हवाई अड्डे की तरफ जाने वाली जीप के पहिए धूल उड़ाते हुए चले। सूरज डूबने को था। आसमान में नारंगी और बैंगनी लकीरें थीं, जैसे दिन और रात के बीच कोई अदृश्य लड़ाई चल रही हो। दूर रनवे पर एक विमान तैयार खड़ा था। यह उड़ान सिर्फ सिंगापुर से मंचूरिया तक की नहीं थी, यह एक ऐसे मोड़ की उड़ान थी जहां से लौटकर कोई नेता या तो और ज्यादा शक्तिशाली बनकर आता है, या इतिहास की फाइलों में एक अचानक गायब हो जाने वाली तारीख बन जाता है। इसी बीच हजारों मील दूर एक और वायरलेस रूम में एक और रेडियो ऑपरेटर संदेश टाइप कर रहा था। पॉसिबल मूवमेंट ऑफ नेताजी विया एयर। कागज पर उतरते हर अक्षर के साथ 2 पुराने सहपाठियों, 2 विरोधी विचारों, 2 अलग अलग रास्तों पर चलने वाले भारतीय यों के बीच दूरी घट रही थी। एक तरफ विमान का इंजन गर्म होना शुरू हुआ, दूसरी तरफ इंटरसेप्ट के तार अरविंद की मेज पर पहुंचने लगे। समय, जिसे दोनों ने सालों से अपने अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की थी, अब उनके बीच आखिरी जज की तरह खड़ा था। विमान के पायदान पर पांव रखते हुए सुभाष ने एक क्षण के लिए आसमान की तरफ देखा। न जाने यह उड़ान उसे किस किस्म के अंधेरे या रोशनी में ले जाने वाली है। उसने सिर्फ इतना कहा, जय हिंद। इंजन की आवाज तेज होती गई। रनवे पर खड़े कुछ वफादार साथियों की आंखें नम हो गईं और दूर किसी मेज पर झुका एक ठंडी नजर वाला अधिकारी अपने आखिरी आदेश टाइप करने की तैयारी करने लगा। दोनों को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में इतिहास उनके लिए ऐसा मोड़ लिखने वाला है जिसकी कल्पना न तो नेताजी ने की थी, न उसके सबसे कट्टर प्रतिद्वंद्वी ने। जब विमान जमीन से टकराया तो धड़ाम की आवाज से ज्यादा डरावनी थी वो चीख जो किसी ने सुनी ही नहीं। धधकते इंजन की गरज, फटी हुई धातु का कराहना, जलते हुए केरोसिन की तीखी गंध, एंड स्टे और उस सब के बीच टूटी हुई खिड़की से लपटों में घिरा एक शरीर जो किसी राजनीतिज्ञ का नहीं, एक सपने का शरीर था।
ताइहोकू का छोटा सा हवाई अड्डा। 18 अगस्त 1942 की दोपहर जापानी सैनिक इधर उधर भाग रहे थे, स्ट्रेचर, पानी की बाल्टियां और बीच में आधा जला हुआ विमान। उसी मलबे से किसी ने एक आदमी को खींचकर बाहर निकाला। चेहरा काला पड़ चुका, शरीर पर चमड़ी की जगह जलते हुए छाले, पर आंखें अब भी खुली हुईं। इंडियन लीडर, इंडियन लीडर, किसी जापानी अफसर ने हड़बड़ा कर कहा, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। समय यहां भी वही काम कर रहा था जो कभी बर्लिन की गलियों, कभी पनडुब्बी के केबिनों, कभी इम्फाल के कीचड़ में करता रहा था। हर सेकंड को महंगा बना देना। हॉस्पिटल के छोटे से कमरे में एक बिस्तर पर वह शरीर रखा गया जिसे इतिहास कभी नेताजी कहकर सम्मान देगा, कभी विवाद आस्पद कहकर बहस का विषय बनाएगा। डॉक्टरों ने झुककर देखा, सांस चल रही थी, पर हर सांस के साथ सीने से निकलती एक जलती हुई कराह भी। बर्नस 3rd डिग्री हैं, जापानी सर्जन ने धीमी आवाज में कहा। शायद कुछ ही घंटों का समय है। चारों तरफ दवाइयों की गंध खिड़की से आती, हल्की हवा और कमरे की दीवारों पर पड़ती झिलमिलाती परछाइयां। सुभाष चंद्र बोस जलते हुए होठों से बोलने की कोशिश कर रहे थे। जापानी अनुवादक झुककर सुनने लगा। आजाद हिंद फौज शब्द जैसे राख से निकल रहे थे। मेरे सिपाहियों को कहो, लड़ाई खत्म नहीं हुई। उनके बगल में खड़े कर्नल हबीबुर रहमान की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बार बार झुककर कहते, नेताजी आप आराम कीजिए, हम संदेश पहुंचा देंगे, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। सुभाष ने क्षण भर को उनकी तरफ देखा, जैसे कहना चाहते हों, मैं जानता हूं मेरे पास अब जल्दी नाम की कोई चीज नहीं बची। फिर भी आखिरी ताकत बटोर कर उन्होंने बिस्तर से उठने की कोशिश की। शरीर ने जवाब दे दिया, पर आवाज में अचानक एक तेजी आई। जय हिंद। कमरे की छोटी सी जगह इस एक नारे से भर गई। डॉक्टर, नर्स, सैनिक, किसी को शब्द समझ नहीं आए, पर सबको लगा जैसे इस आवाज में एक पूरा देश समाया हुआ है। कुछ ही घंटों बाद उस कमरे में खामोशी थी। घड़ी की सुइयां सामान्य चाल से चल रही थीं, पर इतिहास की घड़ी ने उस दिन एक बड़ा छलांग लगाई। एक नेता का जीवन समाप्त होकर उसकी किंवदंती शुरू हो चुकी थी। हजारों मील दूर एक दूसरा कमरा, एक दूसरी में और उस पर फैली हुई फाइलें। दिल्ली के युद्ध कक्ष जैसी कठोर इमारत के भीतर वायरलेस ऑपरेटर ने एक नया संदेश टाइप किया। इंडियन लीडर, बोर्डिंग जापानी विमान, क्रैश नियर ताइहोकू, पॉसिबल डेथ। कागज खड़खड़ाता हुआ एक आध मेजों से होता हुआ अरविंद मिश्रा की मेज तक पहुंचा। ब्रिटिश राज का यह भारतीय अधिकारी, जिसने सालों से सुभाष की हर हरकत पर नजर रखी थी, कुछ क्षण के लिए बस उस रिपोर्ट को घूरता रहा। तो यही अंत है? एंड उसके भीतर किसी ने पूछा। उसके दिमाग के दो हिस्से एक साथ बहस करने लगे। एक जो इंटेलिजेंस ट्रेनिंग से बना था, जब तक बॉडी न मिले, जब तक हर रिपोर्ट क्रॉस चेक न हो, जब तक दोस्त और दुश्मन दोनों की गवाही न ली जाए, किसी को मरा हुआ मत मानो, ये भी एक चाल हो सकती है। दूसरा हिस्सा जो कहीं गहरे अतीत में किसी कॉलेज के मैदान में जोशीला भाषण देने वाला नौजवान था, धीरे से कह रहा था, अगर सच में वह चल आ गया तो हमने क्या जीत लिया? एक आदमी या एक ऐसी आग जो अब बिना चेहरे के फैलती जाएगी? अधिकारी वाली आवाज जीती। उसने पैनी नजर से वायरलेस रिपोर्ट को मोड़ा, फाइल में लगाकर कहा, ऑफिशियल चैनलों में इसे अनकन्फर्म्ड रखा जाए, पर अंदरूनी सर्कुलर में नोट करो, नेताजी अगर जिंदा हों तो अब और भी खतरनाक हैं, अगर मर गए तो उनकी याद उससे भी ज्यादा। सर, फिर? सहयोगी ने पूछा। अरविंद ने पेंसिल उठाकर एक नई फाइल पर लिखा, इंडियन नेशनल आर्मी पोस्ट वॉर प्लानिंग। फिर धीमे से जोड़ा, समय बहुत कम है, युद्ध खत्म हो रहा है, पर इस आदमी की कहानी नहीं। समय एक बार फिर दो पुराने प्रतिद्वंद्वियों के बीच दौड़ बन चुका था, एक जिंदा, एक शायद मृत, पर दोनों की छाया भारत के भविष्य पर झुकी हुई। युद्ध समाप्त हुआ, टोक्यो ने समर्पण कर दिया, जापानी साम्राज्य की तलवार निशस्त्र होकर जमीन पर रख दी गई। ताइहोकू के उस छोटे से हॉस्पिटल में एक शरीर जल चुका था। राख को टोक्यो के रेनकोजी मंदिर भेज
दिया गया था, लेकिन भारत में किसी को न तस्वीर मिली, न पोस्टमार्टम रिपोर्ट, न कोई साफ प्रमाण। क्या नेताजी सच में? शायद वह रूस चले गए, कहीं साइबेरिया में कैंप में बंद हैं, शायद भेष बदलकर भारत ही लौट आए। सवाल हवा में लटक गए और जवाबों की कमी ने उन्हें और ज्यादा जिंदा कर दिया। ब्रिटिश राज के लिए यह अनिश्चितता एक नया सिरदर्द थी, पर उससे भी बड़ा खतरा था आजाद हिंद फौज के वे सिपाही जो अब हिरासत में थे, जिन्होंने हथियार डाल दिए थे पर विचार नहीं। उनके लिए एक नया मोर्चा तैयार हुआ, कोर्ट मार्शल का मोर्चा। दिल्ली का लाल किला, जहां से कभी बादशाहत का ऐलान होता था, अब एक अजीब से नाटक का मंच बन गया। ब्रिटिश ताज के नीचे भारत के सैनिकों पर मुकदमा, जिन्होंने भारत के नाम पर ब्रिटिश ताज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 3 नाम मामले के प्रतीक बन गए, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। उन पर आरोप था देशद्रोह। बाहर लाल किले की दीवारों के नीचे हजारों लोग जुटने लगे, छात्र, मजदूर, वकील, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे। उनके हाथ में तख्तियां थीं, आइए नए जिंदाबाद, नेताजी अमर रहें। ये देशद्रोही नहीं, देशभक्त हैं। अंदर कोर्टरूम में बैठा था अरविंद मिश्रा, इंटेलिजेंस सलाहकार, गवाहों के बयान तैयार करवाने वाला, कागज पर लिखे शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाला। ब्रिटिश अफसर ने पूछा, मिश्रा, क्या हम इन्हें सख्त सजा दिलवा सकते हैं? अरविंद ने फाइल के पन्ने पलटे, हथियार उठाने की तस्वीरें, जापानी अफसरों के साथ मीटिंग्स, रेडियो पर दिए गए भाषणों की कॉपी। सबूत हमारे पास बहुत हैं, उसने कहा। कानून की किताब के हिसाब से ये साफ साफ विद्रोह है, पर समस्या कानून नहीं, भारत की सड़क है। सड़क? हाँ, उसने धीमे पर साफ स्वर में कहा। जितना हम इन्हें गद्दार कहेंगे, उतना वो लोग इन्हें शहीद कहेंगे। जितने ज्यादा सवाल हम उठाएंगे, उतने ज्यादा नेताजी का नाम गूंजेगा। फिर भी आप चाहते हैं तो हम ये लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट मार्शल शुरू हुआ, एक एक करके गवाह आए, कमांडर आए, फोटोग्राफिक एविडेंस आया। फिर एक दिन शाहनवाज खान को कटघरे में बुलाया गया। अरविंद ने उसे देखा, वही उम्र जितनी कभी उसकी और सुभाष की रही होगी क्लासरूम के दिनों में। आंखों में थकान थी पर झुकाव नहीं। तुमने? अरविंद ने कागज देखते हुए पूछा। ब्रिटिश बादशाह के प्रति ली गई शपथ तोड़कर जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश फौज पर हथियार उठाए? हाँ, शाहनवाज ने सीधा जवाब दिया। तुम्हें पता था कि ये गद्दारी मानी जाएगी? मुझे सिर्फ इतना पता था, उसने आवाज ऊंची करते हुए कहा, कि मेरी असली शपथ इस मिट्टी के नाम है। जब मैंने देखा कि वही मिट्टी ब्रिटिश बूटों के नीचे कुचली जा रही है, तो मैं किसी विदेशी ताज की कसम का गुलाम नहीं रह सकता था। मैंने गद्दारी नहीं की, मैंने अपनी शपथ की सही व्याख्या की। कोर्ट रूम में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। जजों के चेहरों पर औपचारिक कठोरता थी, पर पीछे खड़े सैनिकों में हलचल हुई। किसी की आंखें चमक उठीं, किसी ने मुट्ठी भींच ली। ये वही पल था जिससे ब्रिटिश सरकार डर रही थी कि कहीं कोर्ट मार्शल कानूनी प्रक्रिया न रहकर प्रेरणा की सभा न बन जाए। बाहर इस गवाही की खबर रेडियो, अखबारों, कैंटीनों, चाय की दुकानों तक पहुंची। लोगों ने पहली बार आईएनए के अधिकारियों की बातें सुनी और लगभग हर दिल में एक ही रूपक उभरा। अगर नेताजी अपने सिपाहियों को ऐसा बना गए, तो वो आदमी कितना बड़ा रहा होगा। अरविंद रात को देर तक अपने कमरे में बैठा, कागजों पर झुका रहा। वह जानता था अगली सुबह अखबारों की सुर्खियां फिर उसी नाम से शुरू होंगी, नेताजी। मैं उसे कोर्ट रूम में हराना चाहता था, उसने थके स्वर में सोचा, पर वह हर जगह है, सिर्फ कुर्सी पर नहीं। उसकी अनुपस्थिति ही सबसे बड़ी मौजूदगी बन गई है। फैसला आया, दोषी, सजा, मृत्यु। कानून की किताब जीत गई थी, पर दीवारों के बाहर लोगों की धड़कनें किसी और नतीजे की मांग कर रही थीं। देश भर में विरोध भड़क उठा। कलकत्ता, लाहौर, बम्बई, हर शहर की सड़क पर व्यापारी दुकानें बम दा कर रहे थे, छात्र मार्च निकाल रहे थे, महिलाएं तख्तियां उठा रही थीं। अगर इन्हें फांसी दी, किसी बुजुर्ग ने नारे के बीच कहा, तो यह सिर्फ 3 की मौत नहीं होगी, यह आपके राज की नैतिक मौत होगी। ब्रिटिश कैबिनेट को रिपोर्ट भेजी गई। इंडियन पब्लिक रिस्पॉन्स अनप्रेसिडेंटेड। आखिर दबाव के आगे सरकार झुक गई। मौत की सजा कम कर दी गई। कानून ने कहा, वे दोषी हैं,
जनता ने कहा, ये हमारे नायक हैं। और कहीं बीच में लाल किले की बैरक में एक थका हुआ अफसर डेस्क पर सिर टिकाकर सोच रहा था, मैंने पूरे करियर में एक आदमी को रोकने की कोशिश की और हर बार उसकी छाया और बड़ी होती गई। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। 1946 में बंबई के बंदरगाह पर एक और विस्फोट हुआ। इस बार विमान का नहीं, समुद्री जहाज़ों का नहीं, बल्कि नौसैनिकों के दिलों का। आईएनए के सिपाहियों को देशद्रोही कहने वाली सरकार हमें क्या कहती है? रॉयल इंडियन नेवी के जवान एक दूसरे से पूछ रहे थे। एक जहाज पर खाने की खराब क्वालिटी को लेकर शुरू हुआ झगड़ा धीरे धीरे हजारों नौस सैनिकों के विद्रोह में बदल गया। जहाजों पर तिरंगे फहराए गए, जय हिंद के नारे लगे और कुछ नाविकों ने खुलेआम कहा, हम आईएनए के सैनिक को गद्दार नहीं मानते। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की एक सीक्रेट रिपोर्ट में लिखा गया, आईएनए भले ही सैन्य रूप से हार गई हो, पर उसने भारतीय सैनिकों के दिमाग में एक बीज बो दिया है कि वे विदेशी ताज के नहीं, अपनी मातृभूमि के सिपाही हैं। इस बीज को अब गोली से नहीं हटाए आ जा सकता। ये रिपोर्ट फिर से अरविंद की मेज पर आई। उसने इसे पढ़ा और पहली बार महसूस किया, शायद मैं गलत फ्रंट पर लड़ रहा था। मैं जिस चीज को विद्रोह कहता हूं, उसे ये लोग स्वाभिमान कहते हैं। 1947 आया। 14-15 अगस्त की रात दिल्ली की हवा में थकान, खुशी, डर, उल्लास सब घुला हुआ था। लाल किले की प्राचीर से ब्रिटिश झंडा उतारा गया, तिरंगा फहराया गया। लाखों की भीड़, आंखों में आंसू, होंठों पर मुस्कान और हर तरफ वही शब्द, आजादी। अरविंद भी भीड़ में कहीं खड़ा था, सरकारी वीआईपी जोन में नहीं, बस एक आम भारतीय की तरह। नेताओं के भाषण हुए, त्याग, संघर्ष, जेल, कानून, संविधान, बहुत से नाम लिए गए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। लेकिन जैसे ही एक पल के लिए माइक पर विराम हुआ, भीड़ के किसी कोने से एक आवाज उठी, नेताजी जिंदाबाद, आजाद हिंद फौज जिंदाबाद। एंड स्टे कुछ सेकंड में ये नारे लहर बन गए। प्राचीर पर खड़ा नेता अनमने से मुस्कुराया, फिर जल्दी जल्दी अपने लिखे हुए भाषण पर लौट आया, जैसे कि अदृश्य खाली जगह को कागज के शब्दों से भरने की कोशिश कर रहा हो। अरविंद ने भीड़ की तरफ देखा। वह समझ गया कि राजनीतिक नक्शों पर ना मों का आकार भले ही किसके हाथ में हो, दिलों के नक्शे पर उस आदमी की जगह किसी ने नहीं छीनी। तो क्या अंत में जीता वही? उसके भीतर के आलोचक ने पूछा। या हार जीत से परे उसने इतना बड़ा सवाल छोड़ दिया जिसका जवाब हम आजाद भारत को दशकों तक देना होगा? एंड टेस्ट दायर एन। उसके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था, पर वह जानता था उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ। आजादी के बाद भारत की नई सरकार अपने जख्मों को अपनी सीमाएं तय करने, अपनी संस्थाएं बनाने में जुट गई। पर एक फाइल ऐसी थी जो हर कैबिनेट मीटिंग के बाद भी किसी अलमारी में धूल खाती रही। सुभाष चंद्र बोस, मृत्यु या गायब। जनता के बीच कहानी का अपना जीवन था। कहीं किसी गांव में किसी साधु की ओर इशारा करके लोग कहते, वो नेताजी हैं, भेष बदलकर लौटे हैं। कहीं किसी पुराने सैनिक ने कसम खाकर कहा, मैंने उन्हें रूस की सीमा के उस पार देखा है। कहीं कोई अफवाह उठती, वो देश में है, बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। हर अफवाह के बाद किसी डेस्क पर घंटी बजती, किसी को नोट लिखना पड़ता, जांच की जाए। नई सरकार को इस सवाल का सामना करना ही था, क्या वह आधिकारिक रूप से मान ले कि नेताजी की मौत ताइहोकू के विमान हादसे में हो चुकी, या ये कहकर मामला छोड़ दे कि हाँ निश्चित नहीं है सर। यह सिर्फ ऐतिहासिक प्रश्न नहीं था, यह भावनात्मक ज्वालामुखी था। इन्हीं दुविधाओं के बीच एक दिन एक मोटी धूल भरी फाइल अरविंद के सामने लाई गई। वह अब ब्रिटिश सरकार का अफसर नहीं, आजाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी का सीनियर सलाहकार था। बालों में सफेदी, चेहरे पर झुर्रियां, पर आंखों में वही कड़वी स्पष्टता। फाइल पर लिखा था, नेताजी जांच आयोग हेतु सामग्री। उन्होंने फाइल खोली। पहला दस्तावेज ताइहोकू हॉस्पिटल के जापानी डॉक्टर की रिपोर्ट की कॉपी। दूसरा, कर्नल हबीबुर रहमान का बयान, जिसमें उन्होंने नेताजी के आखिरी घंटे का
तार से वर्णन किया था। तीसरा, टोक्यो के रेनकोजी मंदिर से भेजा गया पत्र, जिसमें उन राख के बारे में लिखा था जो नेताजी की बताई जाती है। चौथा, सोवियत संघ से आए अस्पष्ट जवाब। हमारे पास सुभाष चंद्र बोस के हिरासत में होने का कोई प्रमाण नहीं। हर कागज किसी निष्कर्ष की ओर इशारा करता, पर उसी के साथ कोई न कोई संदेह भी छोड़ देता। कमीशन की मीटिंग अगले दिन सुबह थी। अरविंद के पास रात भर का समय था। या तो सबूतों की श्रृंखला जोड़कर एक साफ निष्कर्ष तैयार करे, या फिर ईमानदारी से लिख दे। हम नहीं जानते। लंबे समय तक वह हबीबुर रहमा न वाले बयान पर झुका रहा। उन्होंने बयान में लिखा था, आखिरी बार आंखें खोलकर कहा, जब भारत आजाद होगा उन्हें कहना कि मैंने हार नहीं मानी। फिर धीरे से जय हिंद कहा और उनके सीने की सांस थम गई। इन लाइनों को पढ़ते पढ़ते अरविंद की आंखों में धुंध आ गई। उसे याद आया, कभी उसी उम्र में वह भी कहता था, एक दिन भारत आजाद होगा, पर वह रास्ता अलग होगा जो मैं चुनता हूं। वह कलम उठाकर नोट्स बनाने लगा। हर पंक्ति, हर वाक्य में उसका वर्षों का संशय, उसकी ट्रेनिंग, उसका आत्मसंघर्ष सब उतर रहा था। ताइहोकू में विमान हादसा हुआ, इस पर ज्यादातर गवाही एक सी है। गंभीर जलन और हॉस्पिटल की रिपोर्ट मृत्यु की संभावना को मजबूत करती है। रेनकोजी की राख चाहे 100% प्रमाण न हो, पर तर्क की दृष्टि से उसी श्रृंखला का हिस्सा लगती है। फिर भी सभी दस्तावेज युद्धकालीन हैं, कुछ में तकनीकी कमी है, कई गवाह अब जीवित नहीं। अंतिम निर्विवाद निष्कर्ष सैद्धांतिक रूप से असंभव है। अंत में वह रुका और एक वाक्य लिखा, इतिहास कभी कभी तथ्यों से ज्यादा अधूरे प्रश्नों से बनता है। नेताजी की मृत्यु भी वैसा ही एक प्रश्न है। उसे एहसास था, यह रिपोर्ट न तो समर्थकों को पूरी तरह संतुष्ट करेगी, न विरोधियों को, पर शायद यही सच था कि यह कहानी किसी एक बंद दरवाजे की नहीं, कई खिड़कियों की कहानी है। साल बीतते गए। आजाद भारत में सड़कें, पुल, कारखाने, विश्वविद्यालय, चुनाव, संसद, पार्टियां सब बनते बिखरते रहे। स्कूल की किताबों में एक पृष्ठ पर सुभाष चंद्र बोस का नाम आया, आजादी की लड़ाई के प्रमुख नेताओं में से एक, आईएनए के सुप्रीम कमांडर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व। 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू विमान दुर्घटना में मृत्यु, कुछ स्रोतों में विवादित। बस इतना सा। लेकिन किताब से बाहर, गलियों में, कॉलोनियों में, बसों की पिछली सीटों पर, छोटे शहरों के नुक्कड़ पर मंच सजते, पोस्टर लगते, और कोई न कोई हर साल 23 जनवरी को माइक पर खड़े होकर पूरी कहानी भावुक आवाज में सुनाता। एक नौजवान जिसने आईसीएस छोड़ी, जिसने जेलें काटीं, जो देश के तमाम नेताओं से मतभेद रखते हुए भी उनका सम्मान करता रहा, जिसने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा कहा, और जो शायद आज तक सचमुच मरा भी हो और न भी मरा हो। इन आयोजनों में अक्सर एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग चुपचाप पीछे खड़ा सुना करता, अरविंद मिश्र। उसने सेवानिवृत्ति ले ली थी। फाइलें, स्टैंप, टेलीग्राम सब पीछे छूट चुके थे, पर दिमाग से एक फाइल कभी बंद नहीं हुई थी। मैंने जिस आदमी से पूरी उम्र लड़ाई लड़ी, क्या मैं उसे सचमुच समझ भी पाया? एक बार कलकत्ता की भीड़ भरी गली में वह ऐसे ही एक कार्यक्रम में जा पहुंचा। छोटा सा मंच, त्रिरंगा, नेताजी की बड़ी सी तस्वीर और माइक पर लगभग 16-17 साल का एक लड़का। लड़के की आवाज जोश से कांप रही थी। अगर नेताजी आज होते, वह कह रहा था, तो शायद हमें डर से लड़ने के लिए फिर बुलाते। ब्रिटिश राज चला गया है, पर क्या हमारा डर चला गया है? क्या हम सच्चाई से उतनी ही बेपरवाही से भिड़ते हैं जितनी उन्होंने दिखाई थी? भीड़ तालियां बजा रही थी। अरविंद ने महसूस किया, यह नई पीढ़ी न तो आईएनए के शिविर देख पाई, न लाल किले का कोर्ट मार्शल, फिर भी उनके भीतर उस आदमी की चिंगारी है जिसे वह फाइलों और रिपोर्टों में सबवर्सिव एलिमेंट लिखता रहा। वह धीरे धीरे भीड़ से निकलकर पास की एक संकर गली में मुड़ गया। गली के आखिर में एक छोटा सा मंदिर जैसा ढांचा था, जहां कुछ लोग साफ सुथरी लेकिन पुरानी धोती कुर्ता पहने एक बुजुर्ग साधु के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। उसका मन बिना वजह उधर खींच गया। बुजुर्ग का चेहरा हल्की दाढ़ी से ढका, आंखें तेज, पीठ सीधी,
आवाज धीमी पर साफ। वह किसी युवक से कह रहे थे, बेटा, महानता का मतलब यह नहीं कि तुम सबकी सहमति पालो। महानता का मतलब यह है कि तुम अपने विश्वास की कीमत अपनी सुविधा से ज्यादा लगाओ। जो आदमी अपनी सुविधा से ज्यादा अपने विश्वास से प्यार करता है, वही इतिहास में चाहे सही कहलाए चाहे गलत, लेकिन दर्ज जरूर होता है। अरविंद ने उनकी आवाज सुनी और अचानक दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा, ये शब्द, ये लहजा, ये ठहराव कहीं तो उसने पहले सुना है। एक पागलपन भरा ख्याल एक सेकंड के लिए उसके दिमाग में कौंधा, क्या ये? एस ने खुद को डांटा, तुम इंटेलिजेंस में रहे हो, तुम्हें मालूम है साक्ष्य क्या होते हैं और कल्पना क्या। तुम अच्छी तरह जानते होता। इहोकू की रिपोर्टें, दस्तावेज, गवाह, फिर भी जैसे किसी अदृश्य धागे ने उसके कदम रोक दिए हों, वह वहीं खड़ा कुछ देर उस बुजुर्ग को खता रहा। साधु ने उसकी तरफ देखा, आंखों में हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम कुछ पूछना चाहते हो? अरविंद ने अनायास ही कह दिया, अगर कोई आदमी अपने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दे और देश आजाद हो जाए पर उसे उसका हिस्सा न मिले, तो क्या वह हार गया? एंडर बुजुर्ग ने काफी देर चुप रहकर उसके चेहरे को देखा, जैसे वर्षों की परतों के पार किसी पुराने सवाल को पहचान रहे हों। फिर धीरे से बोल, देश के लिए लड़ने वाला अगर हिस्से के बारे में सोचने लगे तो पूरा सौदा छोटा हो जाएगा। सवाल यह नहीं कि उसे क्या मिला, सवाल यह है कि उसके बाद के लोग उसके बलिदान के साथ क्या कर रहे हैं। अगर उन्होंने अपने भीतर का डर तोड़ दिया, अन्याय से समझौता करना छोड़ दिया, तो वह आदमी जहां भी हो हार नहीं सकता। और अगर उन्होंने उसके नाम को बस पोस्टर बना दिया, झंडा बना दिया, नारा बना दिया, तो वह आदमी चाहे कितने भी पैरों वाली मूर्तियों पर खड़ा दिखे, अंदर से हार चुका है। अरविंद ने हाथ जोड़ लिए। वह जानता नहीं था कि यह व्यक्ति कौन है, कोई सामान्य संत, कोई विद्वान, या उसकी अपनी थकी हुई कल्पना का प्रतिरूप। पर इन बातों ने एक बात साफ कर दी, उसकी उम्र भर की द्विता, जिसे उसने कानून बनाम विद्रोह कहा था, असल में डर बनाम साहस की लड़ाई थी। कौन जीता, कौन हारा, यह तय करना शायद इतिहास का काम न हो, शायद यह हर नए जन्मे भारतीय का काम हो। रात गहराती गई। कहीं टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में एक छोटे से कमरे में एक कलश रखा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें नेताजी की राख है। कहीं बर्लिन की पुरानी इमारतों पर अब भी बमों के निशान हैं, जहां कभी एक भारतीय क्रांतिकारी नकली पासपोर्ट लेकर भविष्य की योजना बना रहा था। कहीं बर्मा के जंगलों में जंग खा चुकी गोलियां, जूतों के निशान, भूली बिसरी खाइयां हैं, जहां दिल्ली चलो कभी वास्तविक मार्चिंग ऑर्डर था। और दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर हर सा ला तिरंगा फहरता है, झंडा ऊपर जाता है, कपड़ा हवा में फड़फड़ाता है और नीचे हजारों गले एक साथ आवाज लगाते हैं, जय हिंद। ये वही नारा है जो कभी एक जलते हुए हॉस्पिटल के कमरे में आखिरी सांस के साथ निकला था। ये वही नारा है जो कभी रेडियो की तरंगों पर चढ़कर भारत के गांव-गांव में पहुंचा था। आज हो सकता है बहुत से लोग उस नारे के पीछे की पूरी कहानी न जानते हों। किसी को तारीख याद हो, किसी को भाषण, किसी को विवाद, पर हर बार जब यह नारा गूंजता है तो कहीं न कहीं इतिहास के समुद्र की गहराइयों में एक स्टील की पनडुब्बी, एक धधकता विमान, एक कोर्ट मार्शल, एक साधु का प्रश्न, सब मिलकर एक ही आवाज में शामिल हो जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस शायद ताइहोकू की राख में हैं, शायद किसी रहस्य की परतों में, शायद सिर्फ किताबों के पन्नों में, लेकिन उससे भी ज्यादा वह वहां हैं जहां कोई नौजवान अपने डर के खिलाफ पहला कदम उठाता है, जहां कोई सिपाही आदेश और अंतरात्मा के बीच ईमानदारी से चुनाव करता है, जहां कोई विरोधी भी सालों बाद मान लेता है कि जिस आदमी से वह लड़ता रहा उसने उसे अपने भीतर के डर से भी मिलवाया। समय की अदालत में अब भी बहुत से गवाह बाकी हैं, बहुत सी फाइलें अधूरी हैं, बहुत से प्रश्न अनुत्तरित हैं, पर एक बात तय है, जब तक यह देश अपने बच्चों को आजादी की कहानी सुनाएगा, तब तक कहीं एक आवाज आखिरी सांस की तरह फिर गूंजेगी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उसके जवाब में किसी भीड़ में, किसी कक्षा में, किसी अकेले कमरे में फिर एक धीमी पर साफ आवाज उठेगी, जय हिंद।